सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये एक वन शॉट होने वाला है और इसके अंदर मैं पूरा सिलेबस कवर करने वाली हूँ। जिन लोगों को रिवीजन करना है, सब पढ़ लिया है, डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हो डिटेल में पढ़ना है तो। और जिन लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है और उन्हें 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरा सिलेबस कवर करना है, तो ये वन शॉट आपके लिए होने वाला है। आपको अगर इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो हमारी पोस्ट में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है व्हाट इज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक सिस्टम होता है जहाँ रूल, प्रैक्टिस और प्रोसेसेस का यूज़ किया जाता है कंपनी को डायरेक्ट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए, ताकि अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस बनी रहे। फिर आ जाता है बेनिफिट क्या है एक अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। तो बेनिफिट ये है कि वो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है, कंपनी की रेपुटेशन बढ़ाता है और जो रिस्क होता है फ्रॉड और मिसमैनेजमेंट का, वो भी रिड्यूस कर सकता है। ये प्रमोट करता है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ कंपनी की, और इंश्योर करता है कि कंपनी जो है वो रूल और रेगुलेशन से कंपाइल करे, उन्हें फॉलो करे। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पिलर क्या है? तो इट्स ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंस। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्लियर, एक्यूरेट और टाइमली डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। अकाउंटेबिलिटी मतलब आप जवाबदेही हैं सबकी चीज़ों के लिए। फेयरनेस मतलब इक्वल ट्रीटमेंट। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबली रिसोर्सेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आपका जो डिसीजन होना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी बायसेस। फिर आ जाता है डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो डेफिनेशन है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ सिस्टम ऑफ रूल एंड प्रोसेस टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल द कंपनी, बट मैनेजमेंट डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड होता है और कंपनी की पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर हमारा ओवरसाइट, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी आता है। मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लैंडिंग वगैरह आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स पे होती है और मैनेजमेंट की एग्जीक्यूटिव और मैनेजर्स पे होती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव होता है शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करना और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करना। मैनेजमेंट का होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को एफिशिएंटली अचीव करना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्कोप है कि आप पॉलिसी, एथिक, कंप्लाइंस और ओवरसाइट पे ध्यान दें, बट मैनेजमेंट जो है वो नैरो है स्कोप में और बिजनेस को रन करने के बारे में ही सोचता है। अब आ जाते हैं वेरियस थ्योरी हमारी। तो पहली है एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी एक्सप्लेन करती है रिलेशनशिप प्रिंसिपल के बीच में और एजेंट के बीच में, जहाँ पे एजेंट को हायर किया जाता है प्रिंसिपल के थ्रू ताकि वो बिजनेस चलाए प्रिंसिपल के बिहाफ पे। ये थ्योरी एज्यूम करती है कि जो एजेंट है वो हमेशा बेस्ट इंटरेस्ट में काम नहीं करता है प्रिंसिपल के, और इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है और इसी को कहते हैं एजेंसी प्रॉब्लम। सिग्निफिकेंस क्या है इस थ्योरी का? कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करती है कि कैसे स्ट्रक्चर और ऑडिट रहना चाहिए ताकि हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो। इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव करने के बारे में कहती है कि ताकि हमारा जो एजेंट है वो अच्छे से काम करे तो अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए ताकि शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रमोट हो सके। और गाइड द कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन मतलब एक इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कंट्रोल करने के लिए मैनेजर के बिहेवियर को। फिर आ जाते हैं इस थ्योरी के क्रिटिसिज्म। तो पहला ये है कि ये सेल्फ इंटरेस्ट रिज्यूम करती है, हमेशा ये बताती है कि जो मैनेजर है वो अनएथिकल है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। ओवर एम्फेसाइज करती है फाइनेंशियल इंसेंटिव पे। ये फोकस करती है कि मॉनेटरी रिवॉर्ड ही सब कुछ होते हैं, बट जरूरी नहीं मैनेजर के लिए सिर्फ मॉनेटरी रिवॉर्ड ही सब कुछ हो। अगर कंपनी की रेपुटेशन अच्छी रहेगी तो उसका भी फायदा होगा। ये बात को ये कंसिडर ही नहीं करती, नेग्लेक्ट करती है शेयर होल्डर के परस्पेक्टिव को। ये प्रायोरिटाइज करती है कि जो शेयर होल्डर्स है वो हमेशा, इस थ्योरी ने शेयर होल्डर्स की चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया और बाकी जो स्टेक होल्डर्स है जैसे एम्प्लॉय सोसाइटी, उनको कहीं से कहीं तक इसमें जगह ही नहीं दी है। लैक ऑफ ह्यूमन डायमेंशन, यहाँ पे जो ह्यूमन डायमेंशन है जैसे लोगों के अंदर ट्रस्ट, लॉयलिटी, वो सब को इग्नोर ही कर दिया है। देन स्टेटवर्डशिप थ्योरी। स्टेटवर्डशिप थ्योरी इस एजेंसी थ्योरी के बिल्कुल अगेंस्ट में है। ये कहती है कि जो हमारा मैनेजर है वो हमारा स्टेटवर्ड है और वो ट्रस्टवर्दी, लॉयल और मोटिवेटेड रहता है और बेस्ट इंटरेस्ट में काम करता है शेयर होल्डर्स के, ऑनर के, सिर्फ पर्सनल गेन के लिए काम नहीं करता। इसकी अजम्पशन क्या है कि जो मैनेजर है वो एक्चुअलाइजेशन है, मतलब अच्छा काम करने की कोशिश करता है, सिर्फ खुद को सर्व नहीं करता। वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस उसके लिए वैल्यू करती है, मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होगी तो उसका पर्सनल बेनिफिट तो होगा ही। और दूसरा जो मैनेजर है वो इसमें ये कहा गया है कि ट्रस्ट और एम्पावरमेंट देना चाहिए मैनेजर को बेटर परफॉर्मेंस के लिए, ना कि स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना चाहिए। सिग्निफिकेंस क्या है? ये प्रमोट करता है ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, कि ट्रस्ट रखो मैनेजर पे, वो अच्छा काम करेगा। ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है क्योंकि ये कहता है कि जो शेयर होल्डर का इंटरेस्ट है और मैनेजर का इंटरेस्ट है वो सेम ही है। रिड्यूस करता है नीड ऑफ मॉनिटरिंग, ये कहता है कि ज़्यादा मॉनिटरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैनेजर अच्छे से काम करेगा ही। और लॉन्ग टर्म थिंकिंग को सपोर्ट करता है। क्रिटिसिज्म क्या है कि ये बहुत ही टू आइडियलिस्टिक मॉडल है, ये मैनेजर को बिल्कुल ऐसे एथिकली दिखा देता है, ज़रूरी नहीं कि मैनेजर एथिकल हो, इतने सारे स्कैम हो रहे हैं। फिर कंट्रोल मैकेनिज्म, इसने कहा कि कंट्रोल मैकेनिज्म होना ही नहीं चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो पावर तो मिसयूज हो जाएगी। और लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी, हर कॉर्पोरेट कल्चर के लिए सूटेबल नहीं होता है, स्पेशली जो लार्ज कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और ये इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को तो इग्नोर ही कर देता है। इसमें दिखा दिया कि मैनेजर जी बहुत अच्छा इंसान है, बट जरूरी नहीं मैनेजर अच्छा हो, वो खुद के भी तो इंटरेस्ट को ध्यान में रखेगा, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो फिर हो गई। स्टेक होल्डर थ्योरी। स्टेक होल्डर थ्योरी जो है वो थोड़े वाइड स्कोप में आ जाती है और ये कंसिडर करती है सिर्फ शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को नहीं बल्कि सारे स्टेक होल्डर्स को। और
डिसीजन मेकिंग के अंदर ये जो है एम्प्लॉय, कस्टमर, सप्लायर, गवर्नमेंट, इन्वायरमेंट कम्युनिटी सबको अपने साथ कंसिडर करती है और ये कहती है कि जो कंपनी है उसे सबके लिए काम करना चाहिए, सिर्फ सब शेयर होल्डर्स के लिए काम नहीं करना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर के लिए काम करना चाहिए। इसकी अजम्पशन है कि बिजनेस का ये मोरल ऑब्लिगेशन है कि वो सारे स्टेक होल्डर को सर्व करे और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए कंपनी की गुड रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है सारे स्टेक होल्डर से। और वैल्यू क्रिएट करना बहुत, मतलब कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएट करना ज़रूरी है सोसाइटी के और स्टेक होल्डर के लिए, ताकि वो लॉन्ग टर्म में सक्सेस हो सके। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये एथिकल बिजनेस को प्रमोट करता है, रेपुटेशन और ट्रस्ट बढ़ाता है और सपोर्ट करता है सस्टेनेबल ग्रोथ को और रिस्क को कम करता है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने एक एक लाइन में दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, आपको लिंक PDF तो मिल ही जाएगी। देन आ जाते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द स्टेक होल्डर थ्योरी। ये कहते हैं कि लैक क्लियर प्रायोरिटीज़, इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा कि अगर आप सबके स्टेक होल्डर्स को अच्छे से सबके स्टेक होल्डर्स को पैरिटी देने लगोगे तो उससे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफकोर्स होना ही है। अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस करता है क्योंकि इतने सारे लोगों को सर्व करेंगे तो अकाउंटेबिलिटी तो रिड्यूस होगी और डिसीजन मेकिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और कॉन्फ्लिक्ट विद प्रॉफिट, कई बार क्या होगा, नॉन शेयर होल्डर्स के एम को प्रायोरिटाइज करते करते तुम शेयर होल्डर्स को तो सर्व ही नहीं कर पाओगे, तो प्रॉफिट गोल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा। देन रिसोर्सेज डिपेंडेंसी कहती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिपेंड है एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह, और ये जो रिसोर्सेज है वो किसी और एंटिटी के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं और वो एंटिटी शेप करती है बिहेवियर को और स्ट्रक्चर को कंपनी के। मैनेज करने के लिए इस डिपेंडेंसी को मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छे रिलेशनशिप बना के रखने पड़ते हैं एक्सटर्नल एंटिटीज़ के साथ। अजम्पशन क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन खुद में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है और एनवायरनमेंट पे डिपेंड है कि रिसोर्सेज के लिए, और एक्सटर्नल रिसोर्सेज के डिपेंड होने की वजह से अनसर्टेनिटी और वर्नेबिलिटी आती रहती है क्योंकि आपको दूसरों की भी सुननी पड़ती है। और ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करती है, मर्जर करती है और ब्रॉड इंटरलॉक करती है ताकि अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर सके। सिग्निफिकेंस क्या है कि इंटर ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है, हाईलाइट करता है बोर्ड मेंबर का क्या रोल है और हेल्प करता है मैनेज करने के लिए एक्सटर्नल डिपेंडेंसी, इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजी को। क्रिटिसिज्म क्या है? ये एक्सटर्नल फैक्टर पे ज़्यादा ध्यान देता है, रैशनल स्ट्रैटेजिक बिहेवियर रिज्यूम करते हैं कि सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्ट्रैटेजिकली रिस्पॉन्ड करेंगे रिसोर्सेज डिपेंडेंसी को, बट ऐसा होता नहीं है। पावर डायनेमिक्स में इसमें बहुत ही लिमिटेड फोकस है, इट डज नॉट फुली एड्रेस पावर इम्बैलेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन, और इसे अप्लाई करना भी ईजी नहीं होता प्रिस्क्राइबली क्योंकि वाइड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं। फिर हमारी आखिरी थ्योरी है मैनेजर हेजेमनी थ्योरी। ये कहती है कि मैनेजर जो है वो डोमिनेंट रोल कंट्रोल करता है कंपनी के ऊपर डिसीजन मेकिंग में, और शेयर होल्डर्स का जो इन्फ्लुएंस रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो इन्फ्लुएंस रहता है वो मिनिमम रहता है। मैनेजर जो है इफेक्टिवली रन करता है कंपनी को एज दे से फिट, जैसे वो चाहते हैं वैसे वो मैनेजर रन करता है अपनी कंपनी को और फोकस करता है खुद के इंटरेस्ट और गोल पे। इसमें क्या है कि जो मैनेजर है उसके पास, ऐसा ज्यूम करा जाता है कि मैनेजर के पास बहुत ही नॉलेज और कंट्रोल है डेली ऑपरेशन पे शेयर होल्डर्स के मुकाबले। शेयर होल्डर्स जो है उनके पास रिसोर्सेज नहीं है और विल नहीं है कि वो मैनेजमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके। मैनेजर अपनी खुद की पावर, जॉब सिक्योरिटी और बेनिफिट को प्रायोरिटाइज करता है ओवर द शेयर होल्डर इंटरेस्ट, और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म है उसका बहुत ही कम इंपैक्ट पड़ता है मैनेजर के डोमिनेंस को। सिग्निफिकेंस क्या है? ये हाईलाइट करते हैं कि पावर इंबैलेंस हो रही है और शेयर होल्डर्स कंट्रोल जो है शेयर होल्डर्स को कंट्रोल करके पावर को लिमिट करना चाहिए। एम्फसाइज करते हैं कि स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस होनी चाहिए और इनकरेज करता है अवेयरनेस ऑफ द मैनेजर मोटिवेट। क्रिटिसिज्म क्या है इसका? ये ओवरलुक करता है शेयर होल्डर एक्टिविज्म को, एज्यूम करता है कि जितने भी मैनेजर्स हैं वो एक्ट करेंगे सेल्फिशली और में अंडर एस्टिमेट जो लीगल और रेगुलेटरी कंट्रोल्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू उनको तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया है और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो रखा है, पेसिमिस्टिक हो रखा है अपने आउटलुक में। देन आ जाते हैं हमारे डिफरेंट टाइप के जो मॉडल है। पहला है एंग्लो एक्सन मॉडल ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम है जो प्राइमरली फॉलो होता है UK, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में, और ये जो है शेयर होल्डर की वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए एम इसका होता है और मार्केट ड्रिवन मैकेनिज्म इसका होता है और स्टेट का इंटरवेंशन, मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ही कम होता है। फीचर्स क्या है? शेयर होल्डर सेंट्रिक होता है, डाइवर्स जो ऑनरशिप है वो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड होती है, बोर्ड का स्ट्रक्चर यूनिटरी होता है, मार्केट मैकेनिज्म मतलब स्टॉक मार्केट वगैरह का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, रेगुलेशंस जो होती हैं वो मार्केट फोर्सेस के थ्रू होती है ना कि गवर्नमेंट के कंट्रोल के, और ट्रांसपेरेंसी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिर आ जाता है जापानीज़ मॉडल। जापानीज़ मॉडल जो है वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे, कॉर्पोरेशन और कंसिक्वेंसेस पे फॉलो होता है। ये स्टेक होल्डर्स ओरिएंटेड होता है, शेयर होल्डर ओरिएंटेड नहीं, स्टेक होल्डर ओरिएंटेड, सबको कंसिडर करके चलता है, जैसे शेयर होल्डर, एम्प्लॉय, बैंक, सप्लायर। की फीचर्स क्या है कि स्टेक होल्डर्स फोकस होता है, कर्टेसियस स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है कि जो बहुत सारी कंपनी है उनका नेटवर्क होगा और ये सारी कंपनी एक दूसरे की कंपनी में शेयर होल्ड करेंगी तो क्रॉस शेयर होल्डिंग होगा। बैंकिंग सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और जो लाइफ टाइम एम्प्लॉय होते हैं, सीनियर एम्प्लॉय होते हैं, उनको भी बोर्ड में रखा जाता है, मतलब उनको लॉयल्टी के लिए पे किया जाता है। कॉन्सिक्वेंस डिसीजन मेकिंग, सबकी बात सुन के तब डिसीजन होता है, और बोर्ड स्ट्रक्चर इनका कम इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि इनसाइडर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। देन आ जाता है जर्मन
जर्मन मॉडल, कॉन्टिनेंटल यूरोपियन मॉडल है। ये 2 टायर बोर्ड सिस्टम होता है। स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब स्टेक होल्डर्स पे फोकस करता है। इसके अंदर 2 टायर होते हैं। एक जो टायर होता है उसमें मैनेजमेंट बोर्ड होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है डे टू डे ऑपरेशन के लिए। दूसरा जो है वो सुपरवाइजरी बोर्ड है जो ओवरसी करता है और अपॉइंट करता है मैनेजमेंट बोर्ड को, इंक्लूडिंग एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव। को डिटर्मिनेशन जो एम्प्लॉय है उनका सिग्निफिकेंट रिप्रेजेंटेशन होता है सुपरवाइजरी बोर्ड में अप टू 50%। स्टेक होल्डर ओरिएंटेड मतलब सबका इंटरेस्ट के बारे में सोचा जाता है। लॉन्ग टर्म पे फोकस करता है, मतलब ग्रोथ और स्टेबिलिटी पे। बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और लीगल फ्रेमवर्क यहाँ पे आता है। सिग्निफिकेंस क्या है, एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट रहता है इसमें, अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को फैसिलिटेट करता है कि बैलेंस स्टेक होल्डर इंटरेस्ट है, सब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कम हो। फिर आ जाता है हमारा इंडियन मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इंडिया मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हाइब्रिड सिस्टम है जो दोनों से इन्फ्लुएंस होता है, एग्लो एक्सन से भी और कॉन्टिनेंटल यूरोपियन मॉडल से भी, और इसके अंदर दोनों के यूनिक ही फीचर होते हैं। अब देखते हैं इंडियन मॉडल के क्या क्या की फीचर्स है। तो स्टेक होल्डर फोकस होता है, स्टेक होल्डर के लिए कंसर्न इसके अंदर होता है। बोर्ड स्ट्रक्चर यूनिटरी होता है, इसके अंदर एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सब होते हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है, मतलब कंपनी एक्ट, सेबी वगैरह से रेगुलेट कर रहे होते हैं। ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर पे एम्फसाइज किया जाता है। प्रमोटर्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसमें, और इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बढ़ जाता है ताकि अकाउंटेबिलिटी रहे, और CSR रिक्वायरमेंट जो है वो कंपनी पे डिपेंड करती है। देन आ जाता है फर्स्ट यूनिट का आपका लास्ट टॉपिक, द आइडिया ऑफ द गवर्नेंस बाय कौटिल्य। कौटिल्य को चाणक्य भी कहते थे। ये एंशियंट इंडियन स्कॉलर था और इसकी बहुत सारी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस थी, जैसे एथिकल लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसके की प्रिंसिपल थे कि राजा का रोल क्या होता है, वो यही होता है कि वो वाइज होना चाहिए, पावरफुल रूलर होना चाहिए और कंट्री के काम के लिए काम करे। ड्यूटी एंड अकाउंटेबिलिटी, रूलर और मिनिस्टर जो है वो अकाउंटेबल होते हैं प्रॉस्पेरिटी के लिए और सिक्योरिटी के लिए स्टेट की। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी जो है उसका क्लियरली डिफाइंड रोल होता है ताकि वो इंश्योर कर सके स्मूथ फंक्शनिंग। लोगों के काम के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए राजा को काम करना चाहिए। कंट्रोल एंड सर्विलेंस का मतलब है कि इंटेलिजेंस या स्पाई लगाए होने चाहिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर है, कोई करप्शन ना हो। और एथिकल लीडरशिप मतलब धर्म जो है राजा का, उसके अकॉर्डिंग से काम करना चाहिए। चेक एंड बैलेंस, मिनिस्टर और ऑफिसर्स जो हैं वो मतलब उनको चेक करना चाहिए ताकि वो अपनी मिसयूज़ ना करे। अब इसका आज के टाइम पे क्या रिलेवेंस है, एथिकल लीडरशिप। कौटिल्य के हिसाब से एक जो राजा है वो एथिकल लीडर होना चाहिए, और यही चीज़ें हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहती हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी यही कहती है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए मैनेजमेंट की, शेयर होल्डर्स के लिए और स्टेक होल्डर्स के लिए। एफिशिएंट सिस्टम, एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लियर रोल होना चाहिए ताकि जो आइडिया है एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी का वो डिस्प्ले हो सके। स्टेक होल्डर्स वेलफेयर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी ये कहती है कि CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी की हेल्प से, और स्टेक होल्डर थ्योरी भी यही कहती है कि वेलफेयर होना चाहिए लोगों का। ट्रांसपेरेंसी मतलब ऑडिट, कंप्लाइंस के हिसाब से, जो कि कौटिल्य कहता था कि कंट्रोल मैकेनिज्म होना चाहिए, वैसे ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी कहता है। पावर का सेपरेशन होना चाहिए अमंग द बोर्ड मैनेजमेंट एंड ऑडिटर फॉर्म, ताकि जो कोई भी अब्यूज़ ना कर सके अथॉरिटी का और पावर का। अब आ जाती है आपका यूनिट सेकंड, बोर्ड स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ डायरेक्टर्स का पहला टॉपिक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो गवर्निंग बॉडी होते हैं कंपनी के, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपनी के मैनेजमेंट को देखने के लिए और शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब बोर्ड जो है वो 2 तरह का है। यूनिटरी बोर्ड जो सिंगल टायर बोर्ड होता है जो कि US वगैरह में है, दूसरा है 2 टायर बोर्ड जो जर्मन में है। इसके अंदर मैनेजमेंट बोर्ड और सुपरवाइजरी बोर्ड आता है। टाइप ऑफ डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो डे टू डे मैनेजमेंट के लिए होते हैं जैसे CEO वगैरह। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो डेली ऑपरेशन में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिनका कोई मटीरियल रिलेशनशिप नहीं होता है। नॉमिनी डायरेक्टर जो एक्सटर्नल पार्टी के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। वुमेन डायरेक्टर, एक डायरेक्टर जो कि वुमेन है और ये मैंडेटरी होती है कि लिस्टेड कंपनीज में होनी चाहिए जेंडर डाइवर्सिटी को इंप्रूव करने के लिए। एडिशनल डायरेक्टर जो 2 जनरल मीटिंग के बीच में बनाया जाता है और अगले जनरल मीटिंग तक ये अपॉइंट किया जाता है। अल्टरनेटिव डायरेक्टर टेम्प्रेरी बेसिस पर अपॉइंट किया जाता है, अगर 3 महीने के लिए कोई हमारा डायरेक्टर जो है वो आ नहीं पाता मीटिंग में तो इसको अपॉइंट कर देते हैं। रोल ऑफ बोर्ड, बोर्ड का रोल क्या होता है, कंपनी की स्ट्रैटेजी और पॉलिसी को सेट करना, फिर सुपरवाइज करना सीनियर मैनेजमेंट को, लीगल और रेगुलेटरी कंप्लाइंस को देखना, प्रोटेक्ट करना शेयर होल्डर स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को मॉनिटर करना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, रिस्क मैनेजमेंट। अब आ जाता है क्या रिलीवेंट प्रोविजन है बोर्ड के कंपोजिशन के रिगार्डिंग जो SEBI LODR रेगुलेशन ने लगाई, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या प्री प्रोविजन है कि बोर्ड का साइज कैसा होना चाहिए, अप्रोप्रिएट साइज होना चाहिए, मतलब मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब 1/3 जो बोर्ड डायरेक्टर होने चाहिए वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और अगर चेयरमैन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव है तो फिर हाफ ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर जो है वो नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। इंडिविजुअल विद नो मटेरियल और पर्टिकुलर रिलेशन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या है, ऐसा इंडिविजुअल जिसका कोई मटेरियल या पर्टिकुलर रिलेशनशिप ना हो। वुमेन डायरेक्टर एक होना बहुत ही कंपलसरी है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब इंडिपेंडेंट ओवरसाइट के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। बैलेंस होना चाहिए एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का बीच में। नॉमिनी डायरेक्टर जो है वो लेंडर और इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंट करती है और इनको सारी
कौन कौन आपने अपॉइंट किया है वो डिस्क्लोज होने चाहिए और उनको इन्फॉर्मेशन भी शेयर होनी चाहिए। अब आ जाते हैं वेरियस कमेटी। तो पहली है ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी का काम होता है कि कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को देखे, मॉनिटर करे, इफेक्टिवनेस, इंटरनल कंट्रोल की रिव्यू करे, ऑडिट फाइंडिंग को इंश्योर करे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो हो रहा है नहीं। शेयर होल्डर ग्रीवेंस कमेटी क्या होती है? शेयर होल्डर्स की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है तो वो इस कमेटी के पास जाती है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नॉमिनेशन कमेटी क्या करती है कि आइडेंटिफाई करती है और रिकमेंडेट करती है कि कौन कौन क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हम रख सकते हैं, सीनियर मैनेजमेंट रोल के लिए ज़रूरी है। रिम्यूनरेशन कमेटी क्या करती है? सैलरी, बोनस, स्टॉक ऑप्शन और अदर इंसेंटिव जो है डायरेक्टर टॉप एग्जीक्यूटिव का डिसाइड करती है। नॉन मैंडेटरी कमेटी में आ जाती है, ये सारी जो थी वो मैंडेटरी कमेटी थी। अब आ जाता है नॉन मैंडेटरी कमेटी। तो नॉन मैंडेटरी कमेटी में आ जाता है हमारे कंप्लाइंस कमेटी। कंप्लाइंस कमेटी जो है वो ओवरसी करती है कंपनी के एडेरेंस टू द ऑल एप्लीकेबल लॉज, रेगुलेशन एंड इंटरनल पॉलिसी। ये देखती है कि कंपनी अपने जितने भी लॉज हैं, रेगुलेशन है, इंटरनल पॉलिसीज़ हैं उन्हें फॉलो कर रही है यानी, और देखती है कि कोई भी रिस्क को मॉनिटर करती है, स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करती है, प्रोसीजर वगैरह देखती है और इंश्योर करती है कि कंपनी जो है वो एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस करे और कोई भी लीगल पेनल्टी वगैरह ना आए। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी क्या करती है? इवल्यूट करती है, आइडेंटिफाई करती है और मैनेज करती है वेरियस रिस्क जो कंपनी फेस कर सकती है, पोटेंशियल रिस्क क्या क्या हो सकता है और रिस्क को रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ को भी अप्लाई करती है। देन आ जाता है इन्वेस्टमेंट कमेटी। इन्वेस्टमेंट कमेटी रिव्यू करती है और अप्रूव करती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कंपनी के, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्विजिशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और रिस्क और रिटर्न क्या होगा इन्वेस्टमेंट का वो भी ये प्रपोज करती है। देन आ जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग आपका नेक्स्ट टॉपिक है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कंपनी सिक्योरिटी किसी ऐसे पर्सन के द्वारा जिसके पास नॉन पब्लिक या प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो कंपनी के बारे में। सच ट्रेडिंग जो है वो अनफेयर एडवांटेज देती है उस पर्सन को, ये इलीगल होती है। अब क्या क्या रेगुलेशन है इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर इंडिया के अंदर? तो पहला है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसने इनसाइडर ट्रेडिंग को बिल्कुल प्रोहिबिट कर रखा है अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन। इसकी की प्रोविजन क्या है कि जो इनसाइडर ट्रेडर है जैसे कंपनी डायरेक्टर, ऑफिशियल्स वगैरह, वो अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अगर कोई भी काम करते तो वो इनसाइडर होता है। कोई भी अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो मटेरियली अफेक्ट कर सकती है प्राइस शेयर को और जो पब्लिक ना हो, वो अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन में आती है। और प्रोहिबिशन, इनसाइडर्स को प्रोहिबिट किया गया है कि वो अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके ट्रेडिंग नहीं कर सकते। फिर आ जाता है विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग क्या होता है? एक एक्ट होता है जिसमें अनएथिकल, इलीगल या इम्प्रॉपर कंडक्ट को जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है वो एम्प्लॉय या कोई भी इनसाइडर जो है वो एक्सपोज कर देता है, बता देता है। टाइप ऑफ विसल ब्लोइंग, इंटरनल विसल ब्लोइंग, एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग। इंटरनल विसल ब्लोइंग में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन को जाके बताया जाता है। एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर किसी रेगुलेटरी, मीडिया या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को जाके बता दिया जाता है। एनोनिमस विसल ब्लोइंग में क्या होता है कि आप रिपोर्ट तो कर देते हो लेकिन अपनी आइडेंटिटी छुपा लेते हो ताकि आपको रिटेलिएशन ना फेस करनी पड़े। क्या क्या रेगुलेशन है इस इंडिया में इसके रिगार्डिंग? कंपनी एक्ट 2013 बना है जिसका सेक्शन 177(9) कहता है कि जितनी भी लिस्टेड कंपनी है और सर्टेन अदर कंपनीज उन्हें विजिलेंस मैकेनिज्म या विसल ब्लोअर पॉलिसी स्टैब्लिश करनी होगी। और देन सेबी आ जाता है। सेबी की LODR रिक्वायरमेंट 2015 कहती है कि विसल ब्लोअर पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी रहे और रिटेलिएशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल सके। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 इंडिया का है, ये ड्राफ्ट किया गया था ताकि जो विसल ब्लोअर है उसे विक्टिमाइज होने से प्रोटेक्ट कर लिया जाए। और अदर लॉज जो है, वेरियस अदर लॉज भी बने हैं प्रिवेंशन करने के लिए, करप्शन एक्ट वगैरह वगैरह। फिर आ जाता है शेयर होल्डर एक्टिविज्म। शेयर होल्डर एक्टिविज्म का मतलब क्या होता है? जब शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स का यूज़ करके, अपना इक्विटी कैपिटल जो है उसका यूज़ करके कोई भी मैनेजमेंट पर दबाव डालता है किसी भी चीज़ के लिए, वो शेयर होल्डर एक्टिविज्म होता है। इसमें स्पेशली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर एक्टिविस्ट इन्वेस्टर्स आते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के बिहेवियर, पॉलिसी या मैनेजमेंट डिसीजन को इंक्रीज करने के लिए, शेयर होल्डर्स की वैल्यू को प्रमोट करने के लिए, सोशल, इन्वायरमेंटल या गवर्नेंस चेंजेस। इसके फीचर्स क्या आते हैं? इंगेजमेंट में एक्टिव शेयर होल्डर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंगेज रहते हैं। इसमें उनका एम होता है, कुछ गोल उस पर फोकस करते हैं। आप कौन कौन से मेथड ये यूज़ करते हैं? तो प्रॉक्सी बैटल, पब्लिक कैंपेन, शेयर होल्डर्स प्रपोजल, लिटिगेशन वगैरह यूज़ करते हैं। और ये इन्फ्लुएंस करते हैं किस किस को? बोर्ड के कंपोजिशन को, एग्जीक्यूटिव की पे को, मर्जर, CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इनका फोकस होता है या तो प्रॉफिट, फाइनेंशियल या फिर सोशल प्रॉफिट। इनका मतलब इनका फोकस होता है सोशल या फिर फाइनेंशियल पे। अब प्रॉस क्या है इससे? ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाता है, बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस करता है, इंक्रीज करता है शेयर होल्डर की वैल्यू को, इंकरेज करता है ट्रांसपेरेंसी और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस को, एम्पावर करता है माइनॉरिटी के शेयर होल्डर्स को। अब इसके कॉन्स क्या है? कभी कभी ये शॉर्ट टर्मिज्म, मतलब शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए ज़्यादा फोकस्ड होता है, क्विक प्रॉफिट के लिए जिससे लॉन्ग टर्म वैल्यू हैम्पर होती है। ये कॉन्फ्लिक्ट करा देता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है मैनेजमेंट और अदर एक्टिविस्ट के बीच में, जिससे ऑपरेशन डिस्टर्ब हो जाते हैं। समटाइम ये बहुत ही एक्सपेंसिव या टाइम कंज्यूमिंग होता है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा ये जो रिस्क होता है एक्टिविस्ट का, वो पर्सनल एजेंडा होता है, मतलब कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए नहीं, पर अपने खुद के पर्सनल एजेंडा के लिए होता है। मेजर केसेस इसमें क्या है? तो रिलायंस इंडस्ट्री का केस आता है जहाँ पे इन्वेस्टर्स ने पुश किया था बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, सेपरेशन ऑफ चेयरमैन एंड CEO के लिए। ICICI बैंक का आता है जहाँ पे शेयर होल्डर्स ने क्वेश्चन किया था मैनेजमेंट
मैनेजमेंट को गवर्नेंस और लैंडिंग प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग। फिर टाटा सन आता है, जो पब्लिक शेयर होल्डर्स थे वो उन्होंने पब्लिक शेयर होल्डर बोर्ड बैटल के बीच में शो करते हैं कि सिग्निफिकेंट लीडरशिप चेंज इसमें कराया था इन लोगों ने। अब देखते हैं शेयर होल्डर एक्टिविज्म को लेके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो ये कंपनियां एक SEBI, यही सारी रूल्स एंड रेगुलेशन है। देन आ जाता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का रोल क्या है। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो बहुत सारा जो पैसा है कंपनी अदर के बिहाफ पे इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी पे, और ये बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे। क्या कौन कौन से होते हैं? म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। इनका रोल क्या होता है? ये कैपिटल और लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं मार्केट को, वोटिंग राइट इनके पास होता है, मॉनिटर करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट को ताकि मिसमैनेजमेंट ना हो, ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस का ध्यान रखते हैं और प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल और एथिकल बिजनेस को। अब सेबी के स्टैंडर्डशिप कोड है 2002, ये क्या करता है? इसने वॉलंटरी गाइडलाइन सेटअप की है सेबी ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि एक्टिवली मॉनिटर कर सके ये लोग इन्वेस्टिंग कंपनीज़ को। और इससे क्या होता है, जो इन्वेस्टिंग कंपनी होती है ना, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटअप करी है। इसमें क्या होता है कि इन्हें स्टेट बोर्डशिप, अपनी पॉलिसी, वोटिंग बिहेवियर क्या है वो सब बताना होता है कि आपने किस चीज़ में कैसा वोट किया है, आपने क्या क्या आपकी पॉलिसीज़ है, जिससे ट्रांसपेरेंसी रहे। और ये अकाउंटेबिलिटी को भी स्ट्रेंथन करते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, ताकि जो मेन लोग हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। क्लास एक्शन सूट में क्या होता है कि जब जो शेयर होल्डर्स है वो लीगल एक्शन ले आते हैं और अगेंस्ट द कंपनी। इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स है वो अलग अलग केस फाइल नहीं करते, सबको एक ही दिक्कत होती है कंपनी से, तो वो साथ में मिलकर ग्रुप में कलेक्टिवली केस फाइल कर देते हैं। इसके फीचर क्या है? कलेक्टिव लिटिगेशन, मतलब साथ में मिलकर फाइन करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव प्लेंटिव, मतलब वन या मोर इंडिविजुअल पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जुडिशियल एफिशिएंसी, इससे क्या होता है कि सिमिलर क्लेम टू वन लॉसूट, मतलब जुडिशली को अलग अलग केस नहीं लड़ने पड़ते, जुडिशली में अलग अलग केस नहीं जाते, बस एक ही बंदे का केस जाता है और सबको रिप्रेजेंट करता है। जो कॉमन इश्यूज होते हैं वो एक ही साथ आ जाते हैं और सबको एक ही जैसा डिसीजन मिलता है, और जो भी डिसीजन आता है ना वो सारी क्लास को बाइंड करता है। फिर आता है चैलेंजेस। अब पूरी क्लास को क्लियरली डिफाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। लार्ज नंबर ऑफ प्लेंटिफ को मैनेज करना और सबके इंटरेस्ट को फेयरली रिप्रेजेंट करना डिफिकल्टी है। कॉम्प्लिसिटी रहती है नोटिफाई करने के लिए सारी क्लास मेंबर को, और कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है क्लास मेंबर के बीच में, और हाई लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आ जाती है। अब इसके प्रॉस क्या है कि कोस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि सबको अलग अलग फाइन नहीं करता, ये जस्टिस प्रोवाइड करता है सारे इंडिविजुअल को, जो स्मॉल क्लेम होते हैं उनको भी जस्टिस प्रोवाइड होता है। कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी को इंकरेज करता है और रिड्यूस करता है मल्टीपल लॉसूट, जिससे जजमेंट में इनकन्सिस्टेंसी ना हो। अब कॉन्स क्या है कि इससे क्या होता है? लेस पर्सनलाइज जस्टिस, मतलब सम क्लास को अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल जस्टिस नहीं मिलता, जो एक को मिल गया वही सबका है। कई बार क्या होता है, जो प्लेंटिफ या लॉयर होता है वो बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक होता है और अपनी पावर का एब्यूज़ करता है। इससे क्या होता है, कभी कभी प्रोसीजर इसका इतना कॉम्प्लेक्स है कि जस्टिस डिले हो जाता है और जो कंपनसेशन होता है वो बहुत ही कम मिलता है इंडिविजुअल को, क्योंकि प्लेंटिफ खा जाता है। अब रेगुलेशन क्या है इसके रिगार्डिंग? कंपनी एक्ट है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइन भी है। अब आ जाते हैं CSR एंड गवर्नेंस। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कंपनी का कमिटमेंट सोसाइटी के प्रति, एथिकली अच्छा काम करना, सब कुछ अच्छे से मैनेज करना। इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, रूल, प्रैक्टिस, प्रोसीजर कंपनी को डायरेक्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। CSR इंटीग्रल पार्ट है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, इंश्योर करते हैं कि कंपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबली एक्ट करे स्टेक होल्डर्स के लिए, और जस्ट सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए नहीं, सारे स्टेक होल्डर्स के लिए काम करे। ये प्रमोट करते हैं ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एथिकल बिहेवियर। अब CSR रेगुलेशन क्या है इंडिया में? तो कंपनी एक्ट ही है। फिर शेड्यूल 11 ऑफ द कंपनी एक्ट जो कहता है लिस्ट करो ब्रॉड एरिया जहाँ पे CSR आपने अप्लाई कर, जो लिस्ट प्रोवाइड करता है पूरे एरिया की जहाँ पे आप CSR अप्लाई कर सकते हो, और सेबी की गाइडलाइंस भी है। देन ट्रूशिप मॉडल ऑफ द गांधी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ CSR, आपका लास्ट टॉपिक है सेकंड यूनिट का। इसमें क्या आता है? कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रस्टशिप, महात्मा गांधी। ट्रस्टशिप एक सोशल इकोनॉमिक फिलॉसफी है जो वेल्थ और रिसोर्सेज को किस तरीके से हेल्ड करना है, किस तरीके से यूज़ करना है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए, वो बताती है। इंस्टेड ऑफ ऑनिंग टू द प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली, ये बताती है कि कैसे रिच पर्सन को एक्ट करना है एज अ ट्रस्टी के लिए गुड फेथ में, फॉर अ वेल्थ रिस्पॉन्सिबली फॉर अ कॉमन गुड, इंश्योर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस। ट्रस्टशिप मॉडल इन कॉन्ट्रास्ट टू द CSR। अब ये ट्रस्टशिप मॉडल CSR में कैसे लगता है? तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो बिजनेस है वो कस्टोडियन होता है वेल्थ का, उसका बस एम ये नहीं होता कि प्रॉफिट मेक करे, बट लोगों को भी सर्व करे। जो कॉर्पोरेट है वो अपने रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबली मैनेज करे और प्रॉफिट मेकिंग विद सोशल वेलफेयर बैलेंस करे, प्रॉफिट भी बनाए, सोशल वेलफेयर भी करे। ये एम्फसाइज करता है कि एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकी एम्प्लॉयबिलिटी, इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, सोसाइटी के रिगार्डिंग। ये प्रमोट करता है आइडिया कि जो बिजनेस है वो सोशल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करे, वॉलंटरी और सस्टेनेबिलिटी। ये अलाइन करता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ CSR के साथ, और कंपनी जो है वो इनिशिएटिव ले, लीगल ऑब्लिगेशन के बियॉन्ड जाके कुछ काम करे, उसके बारे में कहता है। अब ये कैसे रिलीवेंट है टुडे? तो लॉन्ग टर्म एथिकल अप्रोच है इसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, सोशल इन्वायरमेंटल कंसर्न है, और CSR प्रैक्टिस जो है वो फेयरनेस, इक्विटी और ट्रस्टशिप ऑफ रिसोर्सेज पे बेस्ड है। देन शुरू होती है हमारी यूनिट 3। इसमें पहला केस आता है BCCI यूनाइटेड किंगडम 1991। अब इसमें क्या क्या इश्यूज़ हुए, मोडी ऑपरेंडी, मतलब पूरा बैकग्राउंड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो रैपिड ग्लोबल एक्सपेंशन हुआ, एक्विजिशन मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किया गया,
इस कंपनी के द्वारा अफ्रीका और एशियन कंट्री में, और 70 कंट्री मतलब उस टाइम तक इसने अपने पास थी। फिर इसने ये एक्सपेंशन जो किया था वो बहुत सारे लेंडिंग के थ्रू किया था विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड सिक्योरिटी, जिसकी वजह से बेड डेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और फिर इन्होंने कॉम्प्लेक्स और ऑपेक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का यूज़ किया ताकि जो और कोई है वो देख ना सके कि क्या चल रहा है, और अपने लॉसेस को और मिसलीडिंग रेगुलेटरीज़ को हाइड किया सबसे। इसने क्या किया, इलीगल एक्टिविटी भी शुरू कर दी थी बाद में आके जब इन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ी, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग और प्रॉपर्टी ट्रेडिंग, ताकि ये लॉस को कवर कर सके। और अपने इन्होंने फाइनेंशियल अकाउंट को मैनिपुलेट किया ताकि ये शो कर सके इन्फ्लेटेड प्रॉफिट और ट्रुथ को हाइड कर सके। अब क्या क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज़ थे यहाँ पे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था वो नॉन एग्जिस्टेंस था, मतलब ये जो कंट्रोल किया जा रहा था पूरा बीसीसीआई वो अगन हसन अबीदी जो इसका ऑनर था और जो सीईओ था उससे किया जा रहा था, किसी और का ओवरसाइट ही नहीं था। रिस्क मैनेजमेंट, इन्होंने लोन लेते चले गए, रिस्क को तो देखा ही नहीं कि कितना रिस्क हो रहा है, तो पुअर रिस्क मैनेजमेंट, या फिर रिस्क मैनेजमेंट तो था ही नहीं। रेगुलेटरी सुपरविजन, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से कोई भी देख ही नहीं पा रहा था, कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि इनके ऊपर इतनी सारी दिक्कत है। मतलब जो रेगुलेटरी थी लग्जमबर्ग की, कायमन आइलैंड की, वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी। लग्जमबर्ग और कायमन आइलैंड में इनकी जो ब्रांचेस थी वो सेटअप थी, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी नहीं रही और डेलिबरेटली कंसीलमेंट हुआ इन्फॉर्मेशन का रेगुलेटरी से। ऑडिट सिस्टम, इनका जो ऑडिट सिस्टम था वो बहुत ही फ्रेगमेंटेड था, मतलब अलग अलग जगह पे था, कोई एक पूरी कंपनी नहीं थी जो सारे ब्रांचेस को ऑडिट कर रही हो, और इनइफेक्टिव था। डिफरेंट पार्ट ऑडिट बाय द डिफरेंट फर्म, जिससे कुछ की एरिया अनऑडिटेड लैफ्ट हो गए थे। जैसे प्राइस वाटर हाउस जो था वो इनका एक ऑडिट फर्म था, जिसने रिवील किया कि बहुत सारे जो, इसी ने रिवील किया था कि बहुत सारे लॉसेस जो हैं इनके वो अनरिकॉर्ड है, लेकिन रिवील करने के बाद भी इन्होंने रिपोर्ट साइन कर दी, जिससे और ज़्यादा दिक्कत आ गई। अब ये सारा जो सामने आ गया सारी चीज़ें, उसके बाद क्या क्या बाद में चीज़ें हुई देखो। रेगुलेटरी को सीज़ कर दिया, सारी ब्रांचेस जो यूएस, यूके, फ्रांस, स्पेन, न्यूजीलैंड में थी सबको सीज़ कर दिया। फिर बैंक को लिक्विडेट किया, और जो डिपॉजिटर्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा अपना फ़ंड रिकवर करने के लिए। बीसीसीआई फ्रॉड की वजह से एस्टिमेट 2 मिलियन लोगों का नुकसान हुआ था, और 1 लाख डिपॉजिटर्स जो थे वो अफेक्ट हुए थे। इस स्कैंडल की वजह से स्ट्रॉन्ग ग्लोबल बैंकिंग रेगुलेशन बने, ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव किया और बेटर रिस्क मैनेजमेंट किया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। देन नेक्स्ट केस आता है हमारा मैक्सवेल कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन यूके का। 1991 मतलब इस टाइम पे ये जो स्कैंडल था वो बाहर आया था। तो रॉबर्ट मैक्सवेल एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा था कंपनी को एक्वायर करके अराउंड द वर्ल्ड। इन्होंने 400 कंपनी अराउंड द वर्ल्ड जो थी वो एक्वायर कर ली थी, जिनके अंदर मैकमिलियन पब्लिशर और वेरियस मीडिया आउटलेट थे। मतलब एक ये जो मैक्सवेल कम्युनिकेशन थी वो मीडिया कंपनी थी और यूके की मीडिया कंपनी थी, और इसका एम था कि सबसे बड़ी मीडिया कंपनी बन जाए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये एक्विजिशन कर रहे थे। इन्होंने 3 बिलियन का लोन जो था वो लिया था एक्विजिशन के लिए। मतलब इनके पास पैसा नहीं था बट इन्हें सबसे बड़ा बनना था, तो एक्वायर्ड करे जा रहे थे, इसके लिए इन्होंने 3 बिलियन का लोन लिया था। और अब इसके लिए ये क्या कर रहे थे, अपनी जो एसेट थी कंपनी की वो ऐसा कोलेटरल रख रहे थे लोन के लिए। अब जो फंड रेज किया था उसमें क्या था कि इनके पास खुद का पैसा तो था नहीं, इन्होंने एम्प्लॉय पेंशन के नाम पे बहुत सारे लोगों से, एम्प्लॉयज़ से फ़ंड रेज़ किया था, और उस फंड को भी इन्होंने एक्विजिशन में लगा दिया। मतलब उस फंड का भी मिसएप्रोप्रिएशन कर दिया और मिक्स कर दिया अपने जनरल फंड के साथ। मैक्सवेल ने ये सारी फाइनेंशियल ऑपरेशन पर्सनली जो थी वो कंट्रोल की थी, इंक्लूडिंग मूवमेंट ऑफ फंड और विदाउट द एटिकेट चेक। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज़ क्या क्या थे इसमें। सिंगल कंट्रोल था, मतलब मैक्सवेल जो था वो रोल था चेयरमैन सीईओ का, सब इसी के पास सारी पावर इसके पास थी। इनइफेक्टिव बोर्ड, जो बोर्ड था वो बहुत ही पैसिव था, चैलेंज ही नहीं कर पाया मैक्सवेल के डिसीजन को। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जो पेंशन फंड थी और जो कंपनी एसेट थी वो उन्होंने मर्ज कर दी थी। मतलब पेंशन फंड और कंपनी का एसेट एक साथ ही कर दिया था, जिसकी वजह से कोई भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर नहीं कर रहे थे कि कितना कंपनी का फंड है, कितना पेंशन है। इसकी वजह से जो ट्रस्ट था वो बिल्कुल नीचे गिर गया था, और अकाउंटिंग रेगुलेशन इनके ऊपर आ गए थे। ऑडिट फेलियर, जो ऑडिटर था वो कभी फेल हो गया था डिटेक्ट करने में कि क्या क्या इरेगुलरिटी है। लेटर उसने ये बात कही भी कि हाँ हमारे जजमेंट में एरर रही। तो आप अगर देखोगे तो इसमें सारे जितने भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज़ हैं वो सब में सेम ही है लगभग। देन बाद में क्या हुआ, मैक्सवेल की ये जो सारा 1991 में मैक्सवेल की मिस्टीरियस डेथ हो गई थी, और मैक्सवेल की मिस्टीरियस डेथ की वजह से ये जो स्कैंडल था वो सामने आया। पूरा एम्पायर जो था वो कोलैप्स हो गया, बहुत ज़्यादा हैवी डेट इनके ऊपर था। फिर इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई तो पता चला कि पेंशन फंड का मिसएप्रोप्रिएशन हुआ है। फिर एसेट जो थी वो सारी सोल्ड कर दी थी, जैसे मिरर ग्रुप सोल्ड कर दिया था, मैक्सवेल कम्युनिकेशन इसकी ब्रांचेस थी, ये मिरर ग्रुप, मैक्सवेल कम्युनिकेशन पूरा सोल्ड कर दिया था, बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दी थी, और वन ऑफ द लार्जेस्ट इंसॉल्वेंसी ये यूके की थी, और इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस की मांग की गई थी। फिर आ जाता है विवेंडी सा
फ्रांस। विवेंडी जो थी वो ओरिजिनली वाटर यूटिलिटी कंपनी थी, लेकिन ये डिवर्सिफाई करना चाहती थी अपने आप को एनर्जी कंस्ट्रक्शन के लिए, और इसलिए इन्होंने एक सीईओ को अपॉइंट किया था, जस्टिस जेनिन मार्नियर मैसर, जो बहुत ही एम्बिशियस सीईओ था, और ये इसलिए अपॉइंट किया था ताकि टेलीकम्युनिकेशन और मास मीडिया में अच्छे से एक्सपैंड कर सके। और इस सीईओ ने क्या किया कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली कंपनीज़ को एक्वायर करना शुरू कर दिया, जैसे नेट होल, सीडेंट सॉफ्टवेयर, यूनिवर्सल स्टूडियो, कैनल प्लस। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो एक्विजिशन हो रहा था, इनके पास पैसे नहीं थे, ये डेट ले रहे थे, शेयर इश्यूज़ कर रहे थे, उसके बाद ही एक्विजिशन कर रहे थे। बाद में क्या हुआ कि फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ही ख़राब हो गई। कंपनी जो थी उसने मिसलीडिंग करना शुरू कर दिया, अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को इन्वेस्टर्स को बताना, मतलब छुपा लिया उन सबसे, पब्लिक से भी, और दिखाया कि हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, बट कंपनी अंदर से खोखली थी। फिर इनसाइडर ट्रेडिंग का भी पता चला कि ये जो सीईओ है इसने इनसाइडर ट्रेडिंग करी, और बाकी लोगों ने भी इनसाइडर ट्रेडिंग करी। देन कॉर्पोरेट इशू, प्रॉपर लीडरशिप नहीं थी इसके अंदर, कि बोर्ड जो था बिल्कुल इनइफेक्टिव था। मैसर जो सीईओ था उसका बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था। इन्होंने सीईओ कंपनसेशन, एक्सेसिव कंपनसेशन, मतलब सीईओ ने बहुत, सीईओ की जो सैलरी थी वो 20 मिलियन कंपनसेशन पैकेज था सीईओ का। जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस थी वो बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग थी, मतलब प्रॉफिट को आर्टिफिशियली बढ़ा के दिखाया गया, लॉस को छुपा लिया गया, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी डिटेक्ट करने में फेल हो गई कि विवेंडी की क्रेडिट रेटिंग वो गिरा ही नहीं पाई टाइमली से, और इसीलिए इन्वेस्टर मिसलीड हो गए। इनसाइडर ट्रेडिंग, बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ने नेगेटिव फाइनेंशियल न्यूज़ आने से पहले ही अपने जो शेयर्स थे वो बेच दिए। फिर क्या हुआ आफ्टरमैथ कि विवेंडी ने लार्ज कॉर्पोरेट लॉस इन्हें हुआ फ्रांस की हिस्ट्री में। जो सीईओ था उसको हटा दिया गया, और जो कंपनी थी वो नॉन कोर एसेट जो थी उसकी वो सेल कर दी, और जो सेवरल कंपनीज थी उनका डेट जो था वो रिड्यूस कर दिया। माइनॉरिटी शेयर होल्डर फाइट द लीगल केस, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर थे उन्होंने लीगल केस फाइल कर दिया अगेंस्ट द कंपनी कि उन्होंने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन छुपाई है। और फाइन लास्ट में क्या हुआ कि सीरियस गैप जो था कॉर्पोरेट गवर्नेंस और रेगुलेटरी बॉडी का, ये देखा गया। फिर आ जाता है वर्ल्डकॉम यूएस। वर्ल्डकॉम यूएस जो था वो एक कंपनी थी जो फाउंडेड हुई थी एज अ लॉन्ग डिस्टेंस डिस्काउंट सर्विस 1983 में, और बाद में इसको रीनेम कर दिया था 1995 में एज अ वर्ल्डकॉम। ये मेजर टेलीकॉम प्लेयर थी जो लो कॉस्ट प्लान ऑफर करती थी, और इसने बहुत सारी कंपनीज, छोटी छोटी कंपनीज को एक्वायर्ड कर लिया था। इसका सीईओ था बर्नार्ड इबर्स, जिसने बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किया था। सेम केस है, एक्सपेंशन किया था ताकि वो मोनोपोली पोजीशन ले सके। क्या हुआ बाद में कि वर्ल्डकॉम जो है रियल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन्होंने मैनिपुलेट करी, अकाउंट को बहुत ही प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा दिखा के कि प्रॉफिट हो रहा है बट लॉस हो रहा था। कंपनी को कैपिटलाइज कर लिया, मतलब कंपनी को बढ़ा लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा डेट लेके एक्सपेंस इन्होंने एक्सपेंस को एज एन इन्वेस्टमेंट दिखा दिया कि हमारी एक्सपेंस नहीं है, हमारा ये प्रॉफिट है, और इसलिए प्रॉफिट को और ज़्यादा इमेज कर दिया। जैसे ईरान स्कैंडल था 2001 में। क्या हुआ कि जब ईरान स्कैंडल हुआ था, आप पढ़ोगे बाद में, वो 2001 में हुआ था, और उसका जो ऑडिटर कंपनी थी और इसकी जो ऑडिटर कंपनी थी वो सेम थी। तो फिर बाद में क्या हुआ, इन्वेस्टर्स को लगा कि इसमें भी कुछ गलती चल रही है, तो उन्होंने 2002 में वर्ल्डकॉम को भी कहा कि इसको भी देखो, स्क्रूनिटी करो, और स्क्रूनिटी करने में पता चला कि फाइनेंशियल फ्रॉड यहाँ पे हो रहा है। रीज़न क्या थे इसके फेलियर के, कि बहुत ज़्यादा एक्विजिशन किया था, डेलिबरेटली मिस इंटरप्रिटेशन किया था, और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा दिखाई और ऑपरेशनल लॉसेस दिखाए नहीं। फिर गवर्नेंस क्या था कि लीडरशिप अच्छी नहीं थी, बहुत ही एम्बिशियस लीडर था, बस एक्वायर्ड कर लो। बोर्ड जो था बहुत ही इनफेक्टिव था, ऑडिट फेल हो गया। एनालिस्ट रेटिंग भी मिसलीडिंग थी, जो एनालिस्ट थी वो रेटिंग ठीक नहीं कर पाया इनकी। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट, ईरान कॉर्पोरेशन यूएसए। 1985 में ये कैंथी लेक के थ्रू सेटल किया गया था, फाउंड की गई थी ये, और ये एनर्जी एंड कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी थी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। इसमें क्या हुआ कि ये फ्रॉड जो था वो अकाउंटिंग फ्रॉड, मतलब पहले इन्होंने क्या किया, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इनकी बहुत ही ट्रिकी थी, मतलब इनका सीए बड़ा चालाक था। इनकी अकाउंटिंग प्रैक्टिस इतनी टिकी थी कि इन्होंने लॉस को बहुत ढंग से हाइड किया और प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा बढ़ा के दिखाया। मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग, मतलब इन्होंने मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग यूज़ की गई थी, जिसमें क्या था कि फ्यूचर प्रॉफिट को इन्होंने करंट इनकम की तरह शो किया था, जो फ्यूचर में होने वाला है उसे करंट इनकम की तरह दिखा दिया। स्पेशल पर्पस एंटिटी, मतलब इन्होंने अपनी जो लाइबिलिटी थी उसको, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी को मैनेज करने के लिए, हाइड ऑफ करने के लिए सब्सिडरी क्रिएट कर दी, और ऐसे दिखाया कि सब्सिडरीज ने इनकी जो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो खरीद ली हाई प्राइसेस पे, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, इन्हीं की सब्सिडरी थी। देन गवर्नेंस फेलियर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कुछ अच्छा रोल था नहीं, ऑडिट फर्म इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि टॉप अकाउंटिंग फर्म थी, बट उन्होंने पूरा फ्रॉड कवर किया, एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिए, और रेगुलेटरी ओवरसाइट, मतलब जो सैक वगैरह थी वो बहुत ही स्लो थी और इनफेक्टिव थी डिटेक्ट करने में कि ये फ्रॉड हो रहा है। बाद में क्या हुआ, 2001 में ये फ्रॉड जो था एक्सपोज हुआ, मतलब इन द एंड, और ईरान ने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी 2001 के अंदर, जो कि लार्जेस्ट कॉर्पोरेट फेलियर था यूएस हिस्ट्री का, और बैंकरप्सी की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। लास्ट में क्या हुआ, इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, बिलियन ऑफ लॉस था स्टॉक वैल्यू में। फिर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म, सार्बेनियस ऑक्सली एक्ट 2002, ये इसी के बाद आया था, क्योंकि फिर चीज़ें इतनी ख़राब हो रही थी ना कि फिर ये एक्ट आ गया था। डिसमिस ऑफ एंड्रयू, जो ऑडिटिंग फर्म थी उसको डिसॉल्व कर दिया गया था ईरान फ्रॉड के बाद। फिर लेमन ब्रदर जो था वो फाउंड किया गया था 1850 में, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में था। ये मेजर ग्लोब फाइनेंशियल सर्विस फर्म थी जो इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, ट्रेडिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में इंक्लूड थी।
ये क्या करते थे कि सब प्राइम मॉर्गेज एक्सपोजर था, मतलब ये इनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था सब प्राइम मॉर्गेज मार्केट में, जो कि हाई रिस्क मॉर्गेज लोन था, और फिर इन्हें ये बंडल करके इन्वेस्टर्स को सेल कर देते। रिस्क मैनेजमेंट फेलियर, इन्होंने बहुत ज़्यादा डेट लिया जिसकी वजह से रिटर्न के चक्कर में बहुत ज़्यादा डेट ले लिया और फर्म को ह्यूज फाइनेंशियल रिस्क में डाल दिया। मिस मैनेजमेंट इन फंडिंग, जो ये क्या कर रहे थे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म फंड से सपोर्ट कर रहे थे, मतलब शॉर्ट टर्म की पे लोन लिया और उससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा वर्नेबिलिटी मार्केट कंडीशन थी जिसकी वजह से दिक्कत हुई। फिर कौन कौन से गवर्नमेंट फेलियर थे, तो मैनेजमेंट डिसीजन, सीईओ जो था रिचर्ड फ्रॉड और सीनियर मैनेजमेंट, वो रिस्क लिए जा रहे थे, देख नहीं रहे थे क्या चल रहा है, बस रिस्क लेना है इन्हें। ये बहुत ज़्यादा ओवर रिलायंसी थी इनका। कंप्लाइंस फाइनेंशियल प्रोडक्ट, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे कि CDO, CDS, इन पे ये डिपेंड कर रहे थे। रेगुलेटरी ओवरसाइट, जो सैक थी और फेडरल रिजर्व थी, उनको भी क्रिटिसाइज़ किया कि वो देख ही नहीं पाए कि क्या चल रहा है इस कंपनी में। और लास्ट में क्या हुआ कि 2008 के अंदर इन्होंने बैंक्रप्सी फाइल कर दी, क्योंकि ये ज़्यादा डेटा और रेज ही नहीं कर पा रहे थे और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी खत्म हो गया था, तो इन्वेस्टर्स भी इनकी कंपनी में पैसे नहीं लगा रहे थे। और ये US हिस्ट्री की लार्जेस्ट बैंकरप्सी आज तक की फाइल हुई थी। इसके बाद क्या हुआ कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए और गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा ताकि फाइनेंशियल क्राइसिस को स्टेबल किया जा सके। इसके बाद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आया था, डॉड फ्रैंक पॉलिसी रिफॉर्म एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। फिर आ जाता है आपकी डिफरेंट कमेटी। देन ये यूनिट 3 की डिफरेंट कमेटीज़ और रेगुलेशंस के बारे में। पहली थी सर एड्रियन कैडबरी कमेटी। कैडबरी कमेटी ऑफिशियली इसे कहा जाता है फाइनेंशियल एक्सपेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1991 में, UK के थ्रू इस्टेब्लिश की गई थी और उसमें भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल, लंडन स्टॉक एक्सचेंज, अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स ने की थी। और इसके जो चेयरपर्सन थे वो सर एड्रियन कैडबरी थे। और ये इतने सारे जो कॉर्पोरेट फेलियर हो रहे थे उसके रिस्पॉन्स में बनाई गई थी, जैसे कि मैक्सवेल कम्युनिकेशन, BCCI वगैरह की वजह से। और इसने जो थी वो एक लैंडमार्क रिपोर्ट दी थी जिसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा। पहला था बोर्ड स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्होंने कहा कि जो चेयरमैन और CEO है वो अलग अलग होने चाहिए ताकि कंसंट्रेशन ना रहे पावर की। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है टॉप मैनेजमेंट पे क्लियरली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए और बोर्ड के अंदर एटलीस्ट 3 कॉन्सिक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए और उसमें से 2 इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रिगार्डिंग ये था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो जेन्युइनली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए ताकि वो अपनी ड्यूटी कॉम्प्रोमाइज़ ना करे और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने चाहिए बोर्ड की मीटिंग में, स्पेशली ऑडिट और नॉमिनेशन कमेटी, ताकि प्रॉपर चेक रहे और बैलेंस रहे। देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कंट्रोल ऑडिट कमेटी बनाने के लिए कहा गया था जिसके अंदर एटलीस्ट 3 इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को देखने के लिए। और अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिट, जो डायरेक्टर हैं वो बैलेंस्ड और फेयर असेसमेंट करें कंपनी की करंट पोजीशन का और फोर्सेबल डेवलपमेंट का। ऑडिटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें बनाया गया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी और इंडिपेंडेंट ऑपरेट का, और कहा गया था कि वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने चाहिए। इम्पैक्ट क्या था कि कैडबरी कमेटी जो थी वो लैंडमार्क थी मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो प्रिंसिपल लगाए थे वो बाद में और लोगों ने भी यूज़ किए, जैसे कि UK में यूज़ किया गया और इवन इसने OECD प्रिंसिपल्स जो थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उनको इन्फ्लुएंस किया। अब आ जाते हैं सार्बानेस-ओक्सले एक्ट 2002 जो कि इसके एनरॉन स्कैंडल के बाद बना था, एनरॉन के। ये लैंडमार्क फेडरल लॉ था जो इनैक्ट हुआ था US में 2002 में आफ्टर द कंपनीज लैंडकॉम, टाइको, एनरॉन स्कैम हो गया था, उसके बाद ये बना था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एक्यूरेसी रहे, रिलायबिलिटी रहे कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर में, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मैनिपुलेशन से, जो कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव और बोर्ड मेंबर है उनको भी अकाउंटेबल ठहराना और इंप्रूव करना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। की प्रोविजन क्या थी इसकी कि स्टैब्लिश करना था इन्हें पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड जो रेगुलेट करते थे ऑडिट ऑफ द पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, ऑडिट स्टैंडर्ड सेट करना, मॉनिटर, कंप्लाइंस, इन्वेस्टिगेट करना रजिस्टर्ड फर्म को, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटअप करने के लिए सेक्शन 302 आया था, जो CEO और CFO, इसमें यह था कि जो CEO और CFO है पर्सनली सर्टिफाई करेंगे कि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो एक्यूरेसी है ताकि इंडिविजुअल की लायबिलिटी रहे और वो मिस स्टेटमेंट ना प्रोवाइड करें। सेक्शन 906 ये कहता था कि अगर सर्टिफाई आपने फॉल्स फाइनेंशियल रिपोर्ट को सर्टिफाई कर लिया तो आपको क्रिमिनल पेनल्टी लग जाएगी। फिर इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट रिक्वायरमेंट में सेक्शन 404 आया था, इसमें कहा था कि कंपनी जो है मेंटेन करे और इंप्लीमेंट करे इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर, और ये जो है ऑडिट होनी चाहिए इंडिपेंडेंट ऑडिटर के थ्रू। फिर इन्हांस करने के लिए फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, स्पेशल पर्पस एंटिटी का कैसे आप यूज़ कर रहे हो बैलेंस शीट में वो सब मतलब आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट ऑडिटर होना चाहिए, ये जो ऑडिट सर्विस है वो ऑडिट क्लाइंट के थ्रू होनी चाहिए और इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं होना चाहिए, और ये जो आपका ऑडिट पार्टनर है वो हर 5 साल में चेंज होना चाहिए। विसल ब्लोइंग प्रोटेक्शन, तो एम्प्लॉय को जो भी एम्प्लॉय बताएंगे फ्रॉड के बारे में तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रिटालिटेशन से विसल ब्लोइंग प्रोटेक्शन जो थी एम्प्लॉयज़ के लिए वो लगाई गई थी। क्रिमिनल पेनल्टी एंड द फ्रॉड, मतलब स्ट्रिक्ट पेनल्टी लगाई गई थी सिक्योरिटी फ्रॉड के लिए, डॉक्यूमेंट डिस्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन। तो इम्पैक्ट एंड लेगेसी, अकाउंटेबिलिटी से सेटअप हुई, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा, कोस्ट ऑफ कंप्लाइंस,
जो थी वो भी बढ़ी, इससे ग्लोबल इन्फ्लुएंस आया। देन नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये पब्लिश हुआ था 1999 में और इसको रिवाइज किया था 2015 में। ये सर्व करता है एज अ की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। ये सपोर्ट करता है गवर्नमेंट को रेगुलेटरी मार्केट पार्टिसिपेशन को इंप्रूव करने के लिए लीगल इंस्टीट्यूशन और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कॉर्पोरेशन का। देन इसकी कोर वैल्यू क्या थी, इसकी 6 की एरिया था। पहला, इंश्योर करना बेसिस फॉर इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क, मतलब जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क है वो मार्केट इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करे, लीगली और रेगुलेटरी लीगल और रेगुलेटरी को क्लियर इन्फोर्समेंट करे उनका, और एक्सेसिव बर्डन जो है वो कंपनी पे ना रहे ताकि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। दूसरा, राइट ऑफ शेयर होल्डर एंड देयर प्रोटेक्शन। इसमें क्या था कि जो शेयर होल्डर की राइट है लाइक ऑनरशिप, रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर ऑफ शेयर, एक्सेस ऑफ कंपनी इन्फॉर्मेशन, पार्टिसिपेशन इन मीटिंग, वोटिंग वगैरह, उन सबको प्रोटेक्ट करना और सारे शेयर होल्डर को इक्वली ट्रीट करना। देन आ जाता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंटरमीडिएट एंड स्टॉक एक्सचेंज। इसमें यह था कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो डिस्क्लोज करेंगे कि उन्होंने कैसे गवर्नेंस करी है, उनकी प्रॉक्सी वोटिंग पॉलिसी क्या है, ट्रांसपेरेंट रहेगी, और जो स्टॉक मार्केट है वो हाई गवर्नेंस स्टैंडर्ड बनाए ताकि जो इन्वेस्टर्स का रिस्क है वो मिनिमाइज हो। ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, मतलब प्रॉक्सी एडवाइज़र, ऑडिटर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है उसकी ट्रांसपेरेंसी रहे। देन रोल ऑफ द स्टेक होल्डर इन अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब जो इंटरेस्ट है एम्प्लॉय, क्रेडिटर वगैरह का वो रिकोगनाइज्ड होना चाहिए, और जो इंडस्ट्रियल लॉ है वो प्रोटेक्ट करने चाहिए स्टेक होल्डर्स के राइट को और एड्रेस करने चाहिए ग्रीवेंस को। ये स्टेक होल्डर्स के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट को प्रमोट करता है। देन डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, कंपनी को टाइमली, सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर देना है फाइनेंशियल रिजल्ट का, ऑब्जेक्टिव का, ऑनरशिप का, और जो रिपोर्ट है वो हाई क्वालिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मैच होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट ऑडिटर के थ्रू वेरीफाइड होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गुड फेथ में काम करे, डिसीजन इन्फॉर्म ले, डिलीजेंटली ले, और कंपनी और शेयर होल्डर के बेस्ट इंटरेस्ट में इन्हें काम करना है और अपने स्ट्रैटेजिक गोल को इन्हें डिफाइन करना है, मोबिलाइज करना है रिसोर्सेज को और मैनेजमेंट को देखना है। देन आ जाता है इसका ग्लोबल इंपैक्ट क्या पड़ा, वाइडली रेफर्ड पे पॉलिसी मेकर ने बहुत ज़्यादा इसे यूज़ किया, नेशनल गवर्नेंस कोड का ये बेस बना, और इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह ने इसे यूज़ किया और इंडोर्स भी किया। देन आ जाता है यूनिट 4, इसमें वेरियस कमेटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहली आती है कुमार मंगलम कमेटी, कुमार मंगलम बिरला कमेटी, स्टैब्लिश हुई थी SEBI के थ्रू 1919 में, इंप्रूव करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन इंडिया। ये कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट बनाई थी तो बहुत सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को पहले रिव्यू किया था, जैसे कैडबरी रिपोर्ट, OECD प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उस टाइम पे इंडिया की कंपनी में प्रॉपर गवर्नेंस फ्रेमवर्क था ही नहीं, तो ये फाउंडेशन था फॉर सिस्टमैटिक एंड ट्रांसपेरेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो क्लॉज 49 था वो इंट्रोड्यूस किया गया था लिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर, और इसका एम था कि कोई भी कॉर्पोरेट स्कैम ना हो, शेयर होल्डर्स की प्रोटेक्शन को प्रमोट करना और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना। की रिकमेंडेशन की कि शेयर होल्डर्स की वैल्यू जो थी, इसने एम्फसाइज किया कि शेयर होल्डर्स वैल्यू जो है वो फंडामेंटल गोल बिजनेस का यही होता है कि शेयर होल्डर की वैल्यू को एनहांस करना। जो डायरेक्टर्स थे वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मतलब उनका कोई भी फाइनेंशियल टाई नहीं होना चाहिए प्रमोटर स्टेक होल्डर के अलावा, सिर्फ एक रिलेशनशिप के अलावा कि वो मतलब उनको जो पैसे मिलेंगे उसके अलावा कोई और फाइनेंशियल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, और अगर कोई है भी तो वो डिस्क्लोज होना चाहिए। बोर्ड कंपोजिशन, मतलब बोर्ड जो है वो ऑप्टिमल मिक्स होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी, मतलब इसने मैंडेट किया था कि ऑडिट कमेटी होनी चाहिए और वो 3 साल में 3 बार मिलनी चाहिए, और जो भी इन्फॉर्मेशन ऑडिट कमेटी को चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए वो लोग जो है कॉर्पोरेट करें उसे दें, और इवन वो एक्सपर्ट एडवाइस भी बाहर से ले सकती है। कोऑर्डिनेशन, इसने कहा था कि बोर्ड, इंटरनल ऑडिटर एंड एक्सटर्नल ऑडिटर के बीच में जो कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम है वो भी ऑडिट कमेटी का ही है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स पे, जैसे कि ऑडिटर अपॉइंटमेंट एंड द रिमूवल, इंटरनल कंट्रोल एक्यूरेसी, ऑडिट डिस्कशन, बोर्ड मीटिंग। इसने कहा था कि साल में 4 बार बोर्ड की मीटिंग होनी चाहिए और कुछ कंपनी के जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं वो इसमें डिस्कस होने चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, SEBI अकाउंटिंग रिकमेंडेशन, कंपनी मस्ट कंसोलिडेट अकाउंट फॉर सब्सिडरी, मतलब जहाँ पे भी कंपनी जो है वो अपनी सब्सिडी के 41% या मोर शेयर होल्ड करती है तो उसका कंसोलिडेट अकाउंट इन्हें प्रोवाइड करना होगा। जितने भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है उनका एडिकेटली डिस्क्लोज करना होगा और कैसे ट्रीटमेंट किया है इन्हें वो भी बताना पड़ेगा। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिस्ट रिपोर्ट, इन्हें एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, मैनेजमेंट एनालिस्ट एंड डिस्क्लोजर रिपोर्ट, जो एनुअल रिपोर्ट होगी जिसके अंदर इंडस्ट्री ट्रेंड, रिस्क, कंसर्न, इंटरनल कंट्रोल, कंपनी आउटलुक होगा। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट का एक अलग सेक्शन होना चाहिए एनुअल रिपोर्ट के अंदर। ये सारी इसकी रिकमेंडेशन थी। नेक्स्ट आ जाता है नारायण मूर्ति कमेटी। नारायण मूर्ति कमेटी जो थी वो SEBI ने फाउंड की थी ओवरव्यू करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इंडिया में। NR नारायण मूर्ति, ये जो कमेटी थी वो NR नारायण मूर्ति ने हेड की थी, और कमेटी क्रिएट की गई थी क्योंकि कॉर्पोरेट फ्रॉड इतना ज़्यादा बढ़ रहे थे और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की नीड थी। इसका ऑब्जेक्टिव था कि एक स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट मैकेनिज्म को सेटल करना और एथिकल फंक्शनिंग और इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना। ये जो कमेटी थी उसने रिकमेंडेशन प्रोवाइड की 2 पार्ट में, मैंडेटरी एंड नॉन मैंडेटरी, और SEBI ने इसको ऐसा करने के लिए कहा था। मैंडेटरी रिकमेंडेशन में क्या था कि ऑडिट कमेटी आपको जो ऑडिट रिपोर्ट है
ऑडिट कमेटी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करना पड़ेगा और ऑडिट रिपोर्ट हाफ ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे सबमिट करनी पड़ेगी। इन्हें मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करना पड़ेगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे। और ऑडिट कमेटी के अंदर एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होना चाहिए और उसे अकाउंटिंग और फाइनेंस दोनों की नॉलेज होनी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंटिंग दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। फिर रिस्क मैनेजमेंट, इस बोर्ड ने कहा कि रेगुलरली रिस्क को एक्सेस करना पड़ेगा और अपडेट करना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर को। और ये काम किसका होगा? रिस्क कमेटी का होगा। रिस्क में क्या क्या, जैसे पॉलिटिकल, ग्लोबल, इंडस्ट्रियल, जनरल रिस्क। इनिशियल पब्लिक ऑफर को लेके ये बहुत ज़्यादा मतलब थे कि अच्छे से इनिशियल पब्लिक ऑफर होना चाहिए, बट क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्कैम सामने आ रहे थे, कंपनी ने कहा कि डिटेल फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डेटा कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और जो स्टेटमेंट है फंड यूटिलाइजेशन का, कि कैसे आपने फंड को यूटिलाइज़ किया है, स्टेटेड पर्पस के अलावा जो बाकी का फंड था वो भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी रिपोर्ट, उसको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और ऑडिटर के पास सारी इन्फॉर्मेशन का फुल एक्सेस होना चाहिए। फिर कोड ऑफ कंडक्ट, बोर्ड ने कोड ऑफ कंडक्ट इस्टेब्लिश किए डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट के लिए। और ये कोड जो थे वो इसका कहना ये था कि जो बोर्ड कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश करे कोड ऑफ कंडक्ट बोर्ड के लिए, इसमें ये था कि जो बोर्ड है वो स्टैब्लिश करे कोड ऑफ कंडक्ट डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट के लिए। और ये जो कोड होने चाहिए वो कंपनी की वेबसाइट पे भी पब्लिश होनी चाहिए और सभी से फॉलो करें। डायरेक्टर, जो रिमिनेशन था एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, वो बोर्ड और शेयर होल्डर्स के थ्रू अप्रूव होगा। और जो डायरेक्टर हैं वो शेयर होल्डर्स के थ्रू ही अपॉइंट किए जाएंगे। और जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं नॉट हैव, उनका कोई भी मटीरियल पिक्यूलरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी मटीरियल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। और एग्जीक्यूटिव जो है कंपनी के, और जो भी ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो लास्ट 3 ईयर में कभी भी कंपनी के एग्जीक्यूटिव नहीं रहने होने चाहिए। और ये मेजर शेयर होल्डर या की कस्टमर या सप्लायर नहीं होने चाहिए। फिर विसल ब्लोअर मैकेनिज्म के बारे में कहा था कि जो ऑडिट कमेटी है वो विसल ब्लोअर मैकेनिज्म जो है वो देखे, और जो एम्प्लॉय को अगर कोई भी अनएथिकल बिहेवियर रिपोर्ट करना है तो वो ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करें। नॉन मैंडेटरी रिकमेंडेशन में आया था कि परफॉर्मेंस का रिव्यू होना चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के थ्रू ट्रेनिंग दी जानी चाहिए बोर्ड मेंबर्स को, और सिक्योरिटी एनालिस्ट को की जो रिपोर्ट है वो भी डिस्क्लोज होनी चाहिए। अब रिलीवेंट प्रोविजन क्या थी कंपनी एक्ट की, तो इस कमेटी के बेसिस पे सेक्शन 177 में ऑडिट कमेटी को इन्वॉल्व किया गया। सेक्शन 145 में कहा गया कि ऑडिटर की रिपोर्ट होनी चाहिए, मतलब जो भी रिपोर्ट है वो साइन होनी चाहिए ऑडिटर से। बोर्ड अप्रूवल फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी एंटर करेगी वो बोर्ड के अप्रूवल के थ्रू होनी चाहिए। और रिपोर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द बोर्ड अप्रूवल, अगर कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपने अप्रूव कर दिया है बोर्ड के अप्रूवल के बगैर, तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग में वो डिस्कस होना चाहिए विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 166 आया था जिसमें ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर की बात की गई थी। जो डायरेक्टर हैं वो अकॉर्डिंग टू द कंपनी आर्टिकल्स की तरह से काम करे, और जो ड्यूटी है वो अपनी गुड फेथ में करे, वर्क करे ड्यू डिलीजेंस के साथ, स्किल्स के साथ। देन प्रोविजन फॉर लॉ एक्शन एंड द विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, मतलब आर्टिकल के अंदर क्लॉजेस डाले गए कि शेयर होल्डर्स को अलाउ किया गया कि वो लॉ एक्शन ले सकते हैं कंपनी के अगेंस्ट में, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई विसल ब्लोअर के रिगार्डिंग। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी एक्ट के अंदर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग भी प्रोविजंस डाली गई। दैन कॉन्ट्रैक्ट कमेटी ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2017 में आई थी। ये इसका एम था कि स्टैंडर्ड जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के वो इन्हांस करना लिस्टेड कंपनी में। तो इसकी रिकमेंडेशन थी कुछ मॉडिफिकेशन के साथ और कुछ मॉडिफिकेशन के बगैर। तो मॉडिफिकेशन के साथ क्या थी कि बोर्ड जो है कॉम्पिटेंसी डिस्क्लोजर, मतलब एक रिपोर्ट लिस्ट प्रिपेयर करो कि क्या क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए एक अच्छे बोर्ड में, और आपके बोर्ड में क्या क्या कॉम्पिटेंसी है वो भी बताओ। फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एलिजिबिलिटी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एलिजिबिलिटी क्या होगी वो सब इसमें लिखा था। नॉमिनेशन और रुमिनेशन कमेटी का अपॉइंटमेंट रिमूवल क्या होना चाहिए, और इसके अंदर 50% जो मेंबर हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ऑडिट कमेटी में यह था कि कैसे, जैसे अगर कोई कंपनी है उसकी सब्सिडरी कंपनी में अगर 100 करोड़ से ज़्यादा कोई पैसा जा रहा है, या फिर सब्सिडरी कंपनी की जो एसेट साइज़ है उसके 10% से ज़्यादा अगर कोई पैसा जा रहा है तो वो किस तरीके से यूटिलाइज़ हुआ है वो ऑडिट कमेटी रिव्यू करेगी। डायरेक्टरशिप को लिमिट किया गया था कि जो एक पर्सन है वो मैक्सिमम 8 लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर रह सकता है और 7 लिस्टेड कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रह सकता है उस 8 में से। सेक्रेटरी ऑडिट, मतलब मैंडेटरी कहते हैं कि जो लिस्टेड कंपनी और जो सब्सिडरी हैं उन्हें ऑडिट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी अंडर द रेगुलेशन ऑफ 24A ऑफ द LODR। डिस्क्लोजर ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है उनको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एंड वोटिंग राइट, कैसे जो रिलेटेड पार्टी है वो नेगेटिव वोट कास्ट कर सकता है मैटर कंसर्निंग टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अब रिकमेंडेशन विद मोटिफिकेशन क्या थी कि सेपरेशन होना चाहिए, की रोल मतलब चेयरपर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर अलग अलग होना चाहिए, एक वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज़रूर होनी चाहिए, और रॉयल्टी पेमेंट अप्रूवल, मतलब
अगर पेमेंट एक्सीड 5% है एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर तो शेयर होल्डर का अप्रूवल जरूरी है। बोर्ड कोरम रिक्वायरमेंट मतलब कोरम के अंदर 3 या 1/3 ऑफ द टोटल बोर्ड स्ट्रेंथ जो भी हायर है वो होनी चाहिए, ठीक है। और ये एप्लीकेबल किया था टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी पे जनरल मीटिंग, मतलब पहले था कि 6 महीने में एक मीटिंग हो जानी चाहिए, ठीक है, लेकिन अब था कि 5 महीने के अंदर अंदर ही नेक्स्ट मीटिंग होनी चाहिए। देन इसका लाइव टेलीकास्ट भी चला सकते हैं मीटिंग का अगर चाहें तो। देन SEBI आ जाता है, LODR रेगुलेशन इसकी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेबी की LODR रेगुलेशन 2015 में इंट्रोड्यूस की गई थी फॉर अ सिक्योरिटी एंड रेगुलेशन बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ रेगुलेशन ऑफ इंडिया, सितंबर 2015 में। ये 8 दिसंबर 2015 से लगी थी। ये कंसोलिडेट और स्ट्रीमलाइन, मतलब रेगुलेशन को कंसोलिडेट और स्ट्रीमलाइन करने के लिए थी, जितनी भी लिस्टिंग और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। ऑब्जेक्टिव था कि ट्रांसपेरेंसी इन्हांस करे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्रूव करे, प्रोटेक्ट करे इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को। स्ट्रक्चर क्या था इसका कि इस रेगुलेशन को इन्होंने 7 चैप्टर में डिवाइड किया था और से बहुत सारे शेड्यूल्स भी थे जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को कवर करेंगे। की प्रोविजन थी कि कॉर्पोरेट रेगुलेशन 17 जो थी वो बोर्ड के कंपोजिशन के बारे में बता रही थी कि एक एटलीस्ट वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। ऑडिट कंपोजिशन के बारे में रजिस्ट्रेशन 18, मतलब आपको ये सारी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से 1-2 याद रख लो कि कौन सा सेक्शन था कौन सा था, क्योंकि इतना तो याद रहेगा भी नहीं। कि ऑडिट कमेटी में कितना था कि 3 डायरेक्टर होने चाहिए मिनिमम, और मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट, नॉमिनेशन कमेटी के बारे में बताया था। ये सारी चीज़ें इसमें थी। और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या थी कि क्वार्टरली और फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्क्लोज करना है, शेयर होल्डर्स का पैटर्न क्या है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्या क्या हुए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट आपको सबमिट करनी है, मटीरियल इवेंट जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो डिस्क्लोज करने हैं, मतलब जो भी इवेंट शेयर प्राइस को अफेक्ट कर सकते हैं वो 24 घंटे में डिस्क्लोज करने हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को की रिगार्डिंग क्या क्राइटेरिया था, कंप्लाइंस एंड द पेनल्टी के रिगार्डिंग क्या क्राइटेरिया था, ये सारा देखो इसमें दे रखा है। अब वीडियो रोक के पढ़ लेना, मुझे पता है आपको इतना सारा याद नहीं कर पाओगे, जितना इसमें से हो उतना आप याद कर लेना। और ये छोटे में मैंने इसीलिए रखी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देन आ जाती है हमारी यूनिट 5 के अंदर वेरियस स्कैंडल्स हैं, वो भी इंडिया के। तो पहला सत्यम कंप्यूटर सर्विस लिमिटेड 2009 में हुआ था। ये एक तरह की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फ्रॉड था। इसका जो फाउंडर था वो बी रामलिंगा राजू था। इसका जो हेड क्वार्टर था वो हैदराबाद इंडिया में था। ये और IT सर्विस इंडस्ट्री थी। अब नेचर ऑफ स्कैम क्या था कि जो सत्यम था वो सत्यम फाउंडर जो था रामलिंगा राजू, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फॉल्सिफाइड किया, मतलब मिस इंटरप्रेट किया बहुत साल तक, और अपने रेवेन्यू को बढ़ा के दिखाया, प्रॉफिट को, और जो कैश बैलेंस था वो उतना था भी नहीं, लेकिन दिखा दिया कि हमारे पास बहुत कैश बैलेंस है, जिसकी वजह से बाद में पता चला कि 5040 करोड़ की उसके पास फिक्टिशियस, मतलब जो एसेट एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो कैश था। और उसने बताया कि उन्होंने इन्वॉइसेस को मैनिपुलेट किया, बैंक स्टेटमेंट फेक बना दिए, और जो भी एसेट थी उसको ओवर स्टेट किया। राजू ने बताया अपने लेटर में कि उसने स्कैम को अपने लेटर में बोर्ड को दिया जनवरी में, और उसने ये बताया कि ये एक्चुअल गैप जो था और जो रिपोर्टेड प्रॉफिट के बीच में गैप था उसको फुलफ़िल करने के चक्कर में ये हुआ, मतलब अनइंटेंशनली स्टार्ट किया था। बस पहले स्टार्टिंग की ये थी कि हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो फ़ायदा हो जाएगा, बट बाद में बढ़ाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैकेनिज्म यह था कि फिक्टिशियस रेवेन्यू क्रिएट की, बैंक स्टेटमेंट को जाली बैंक स्टेटमेंट बनाए गए, और इसने क्या किया, सत्यम के फंड को डाइवर्ट करने के लिए, इस चीज़ से डाइवर्ट करने के लिए कि लॉस हो रहा है, इसने 2 फैमिली बिजनेस एक्वायर्ड किए थे, मेहताज इंफ्रास्ट्रक्चर और मेहताज प्रॉपर्टी। और इसके बाद ही क्या हुआ कि जब इसने एक्वायर्ड कर लिया ना, तो इन्वेस्टर्स को गुस्सा आ गया कि भाई तुम अपने जो सत्यम के रिसोर्सेज है वो अपने फैमिली बिजनेस में क्यों डाल रहे हो, और इसी के बाद ये जो स्कैम था वो सामने आया था। गवर्नेंस फेलियर क्या थे कि बोर्ड ने ढंग से देखा नहीं, डायरेक्टर इंडिपेंडेंट थे ही नहीं, जो ऑडिटर था PwC वो फेल्ड हो गया था ढंग से वेरीफाई करने में, इंटरनल कंट्रोल वीक थे, रेगुलेटरी जो SEBI वगैरह थी वो भी ढंग से देख ही नहीं पाई। बाद में क्या हुआ, स्टॉक वैल्यू कोलैप्स हो गई। इंडिया गवर्नमेंट ने फिर से इसके बोर्ड को हटा के नया बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूट किया, और फिर इसे टेक महिंद्रा ने एक्वायर्ड कर लिया था 2009 में। और बाद में वो टेक महिंद्रा जो थी वो महिंद्रा सत्यम बन गई थी, और रामालिंगो और 9 अदर को 2015 में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी फॉर्गी के चार्ज में जेल डाल दिया। और लीगल रेगुलेटरी इम्पैक्ट क्या पड़ा कि कंपनी एक्ट रिफॉर्म किया गया, ऑडिटर अकाउंटेबिलिटी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल बढ़ाया गया, SEBI की ओवरसाइट पावर और ज़्यादा स्ट्रेंथन की गई। की लेसन ये थी कि ट्रांसपेरेंसी और एथिकल लीडर होना चाहिए, अच्छा ऑडिटर मेंटेन होना चाहिए, और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट केस आता है किंगफिशर एयरलाइन का। किंगफिशर एयरलाइन एक टाइम पे बहुत ही प्रोमिनेंट इंडिया की एविएशन एयरलाइन थी, मतलब जहाज उड़ाने वाली एयरलाइन थी, और ये कोलैप्स हुई थी बहुत सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर की वजह से। इसके जो फाउंड की गई थी 2005 में विजय माल्या के द्वारा, और इसका एम था कि विजय माल्या का एम था कि इस एयरलाइन को बहुत ही लग्जरी एयरलाइन की तरह वो सेटअप करे। लेकिन 2012 में ये जो कंपनी थी वो इसके ऑपरेशन ख़त्म कर दिए थे, मतलब सीज़ हो गई थी। और
इसके बाद इसने 9,000 करोड़ का जो अनपेड डेट था वो इसके ऊपर रह गया था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर क्या थे कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट था। मतलब किंगफिशर्स ने बहुत ज़्यादा लोन लिया था, वो भी पब्लिक सेक्टर बैंक से, रीपेमेंट करे बगैर। मतलब कोई रीपेमेंट करने का कोई प्लान ही नहीं था, बस लोन लेता चला गया। लोन मेकिंग एक्विजिशन, मतलब लॉस होने के बाद भी इन्होंने लो कॉस्ट एक एयरलाइन थी एयर डेकन, उसे 2007 में उसे एक्वायर्ड कर लिया था, जिसकी वजह से ऑपरेशनल मिसमैच और कॉस्ट बर्डन और ज़्यादा बढ़ गया। फिर कॉस्ट स्ट्रक्चर इनका बहुत ही ख़राब था। मतलब ये अपने आप को सेटअप कर रहे थे फुल हाई कॉस्ट फुल सर्विस मॉडल की, जिसकी वजह से कैश फ्लोज तो था नहीं, ऑपरेशनल लॉसेस और होने शुरू हो गए। बोर्ड जो था वो बहुत ही ख़राब था। मतलब बोर्ड के अंदर वही लोग थे जो विजय माल्या के काम करने वाले थे। बोर्ड के अंदर वही सारे लोग थे जो विजय माल्या के अंडर में काम करने वाले थे। तो बोर्ड डोमिनेंट था प्रमोटर के थ्रू। और जो माल्या था वो डुअल रोल प्ले कर रहा था। मतलब उसका यूनाइटेड ब्रिवरीज और किंगफिशर्स, मतलब एयरलाइन में भी था और उसकी बियर भी थी, किंगफिशर्स बियर। तो वो क्या कर रहा था, यहाँ एयरलाइन का जो पैसा था वो बियर में भी लगा रहा था, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा था। नो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, रिस्क को मैनेज करने के लिए कोई फ्रेमवर्क ही नहीं था कि कल के दिन को अगर फ्यूल के प्राइस बढ़ गए या फाइनेंशियल ऑपरेशनल रिस्क आ गया तो उसे मैनेज कैसे करेंगे। रेगुलेटरी कंप्लाइंस फेलियर, नॉन पेमेंट ऑफ स्टैचुरी ड्यू, इवन इन्होंने जो स्टैचुरी ड्यूज़ थे, मतलब जो लीगल पेमेंट था वो तक नहीं किया था। लोन का मिसयूज़ किया था, मतलब लोन के लेके अपनी पर्सनल एक्सपेंस में यूज़ किया था। इवन रेगुलेटरी डिले था, मतलब जो एजेंसीज लाइक थी जैसे डीसीजीए, उनकी भी रेगुलेटरी ऑपरेशनल मिसमैनेजमेंट, मतलब जो इन्होंने एक्सपेंशन किया ना किंगफिशर एयरलाइन का बाद में 2007 में, उससे और ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो गया और ये एक्सपेंशन ढंग से कर ही नहीं पाए। फिर लेबर क्राइसिस, बाद में क्या हुआ, एम्प्लॉय वगैरह जो इनके थे वो रेजिग्नेशन देके चले गए और डीजीसीए ने फिर इसके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया। अब लेंडर वगैरह का क्या रोल था, इसे छोड़ो। विजय माल्या की अकाउंटेबिलिटी क्या थी कि विजय माल्या को बाद में 2016 में मतलब इसके ऊपर केस वगैरह हुए और कॉन्सिक्वेंस क्या हुए कोलैप्स की, कि जो फाइनेंशियल डैमेज थी वो सफ़र हुए। जॉब मार्केट में बहुत सारी जॉब खत्म हो गई, लेकिन इस गैप को बाद में फिल किया इंडिगो और स्पाइसजेट ने। पब्लिक ट्रस्ट एकदम ख़त्म हो गया था। और देन उसके बाद क्या क्या लेसन हमने इससे लर्न किए, तो वो था कि साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना चाहिए, बोर्ड इंडिपेंडेंट होना चाहिए और रेगुलेटरी बेलिगेंस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। देन आ जाता है हमारा नेक्स्ट केस, दैट इज़ पीएनबी हीज। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जो थे वो उन्होंने पीएनबी ऑफिशियल्स के साथ मिलकर फ्रॉड किया था। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के फ्रॉड, ये रिकॉर्डिंग पूरा घूमता था। इसमें क्या था कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग उन्होंने ले ली थी कोलेटरल प्रोवाइड करे बगैर। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का मतलब होता है कि बैंक गारंटी देता है कि अगर ये इंसान कल के दिन को आपका लोन नहीं देता, फॉरेन बैंक्स को गारंटी देता है हमारे इंडियन बैंक, अगर कल के दिन को लोन ये नहीं देगा तो हम आपका लोन पे कर देंगे। अलग अलग ब्रांचेस से लोन ले लिया, कोलेट्रल दी नहीं और बाद में पैसा नहीं दिया तो बैंक को इनका सारा पैसा देना पड़ा। इसका मेजर ये था कि स्विफ्ट जो थी और कोर बैंकिंग सिस्टम जो था उसका इंटीग्रेशन नहीं था। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ थी, लिख के आनी है। फिर आ जाता है गवर्नेंस फेलियर क्या थे, कि कॉल्यूशन और फेक एलओयू। स्विफ्ट जो था उसे मिसयूज़ किया गया इशू करने के लिए एलओयू विदाउट रिकॉर्डिंग विद द सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम में, और जो कोलेट्रल था वो लिया ही नहीं गया, स्टैंडर्ड प्रॉपर अप्रूवल प्रोसेस भी नहीं किया गया और फ्रॉडलेंट लोन को रिपीटेडली करते गए। मतलब एक लोन लिया, उसे चुकाने के लिए दूसरा लोन ले लिया। इंटरनल कंट्रोल और ऑडिट फेलियर, इंटरनल कंट्रोल जो था वो देख ही नहीं पाया कि क्या क्या चल रहा है। इंटरनल ऑडिट कुछ हुआ ही नहीं, इवन जो मैनुअल प्रोसेस था उसको भी मैनिपुलेट कर दिया गया। देन रेगुलेटरी शॉर्टकमिंग, आरबीआई बैंक ऑफ इंडिया जो था उसका काम होता है कि वो सारी जो बैंक है उन्हें रेगुलेट करे, उसने भी कुछ नहीं किया और जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये पूरा स्कैम सामने आया। इनएडिकेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कोई इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्रेमवर्क था ही नहीं पीएनबी में, और जो टॉप मैनेजमेंट थे उन्होंने भी जल्दी से एक्ट नहीं किया रेगुलेटरी अथॉरिटी को काम करने के लिए। और फिर एथिकल लैप्स एंड द एब्सेंस ऑफ विसल ब्लोइंग फ्रेमवर्क होता तो शायद कोई बता देता। और जो लीडर था इनका, मतलब ये सारा जो काम हुआ वो ब्रांच के जो पीएनबी के वो ब्रांच के लोग थे, उन्होंने तो मिलकर कराया, तो उनमें एथिकल लीडरशिप थी नहीं। स्कैम क्या हुआ कि पंजाब नेशनल बैंक और अदर इंडियन बैंक में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हुआ। मोदी और चौकसी का डायमंड बिजनेस करते गिर गया। पब्लिक कॉन्फिडेंस जो था पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में वो डैमेज हो गया और नीरव मोदी को बाद में अरेस्ट किया गया यूके में। देन क्या क्या रिफॉर्म्स आए, सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया, एलओयू को डिसकंटिन्यू कर दिया गया बाद में, ऑडिट सिस्टम को स्ट्रेंथन किया गया, गवर्नेंस जो रिफॉर्म्स थे पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में वो लाए गए। देन आ जाता है हमारा IL&FS ग्रुप क्राइसिस, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर था। ये 1987 में स्टैब्लिश हुआ था। इसे स्पॉन्सर किया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, HDFC ने, UTI ने, और इसका फंक्शन था इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट करना नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को। इसने अपनी जो बहुत बाद में ये जो था कि बहुत ज़्यादा
एक्सपैंड हो गया। इसने 347 सब्सिडरी सेक्टर अपनी सेटअप कर ली थी, रोड, एनर्जी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपैंड कर लिया था। बट कोलैप्स ये हुआ कि 2018 के अंदर इसने डिफ़ॉल्ट कर दिया 91,000 करोड़, मतलब 12 मिलियन का लगभग। और नेचर ऑफ क्राइसिस क्या था कि सिस्टमैटिकली फाइनेंशियल फेलियर हुए थे कॉर्पोरेट मिसमैनेजमेंट की वजह से। अब की फैक्टर्स क्या थे कि इन्होंने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब इन्होंने क्या किया, अपने लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को शॉर्ट टर्म बोरिंग से फंड किया और बहुत ज़्यादा लोन लिया। और बाद में क्या हुआ कि लोन लेके जिन चीज़ों को फंड किया था, जिस इन्वेस्टमेंट में लगाया था, वहाँ से कोई रिटर्न खास आया नहीं। बोर्ड रूम फेलियर, मतलब जो बोर्ड था उसमें हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स भी थे, लेकिन वो फिर भी कुछ खिलाफ इसकी आवाज़ ही नहीं उठा पाए जो भी डिसीजन हो रहा था। रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल तो था ही नहीं। अगर इन्हें रिस्क मैनेजमेंट होता तो इन्हें पता होता कि ये सारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उनके रिस्क को पहले देखते कि इस इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क है, तब पैसे लगाते। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड पुअर लीडरशिप, जो चेयरमैन थे ना रवि पार्थशास्त्र, वो कई साल से जो था पावर हेल्ड कर रहे थे ओवर 2 डिकेड, और उन्होंने अनचेक एक्सपेंशन किया, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किया, और सेवरल डिसीजन जो थे वो अपने बेनिफिट और अपने जो रिलेटिव थे उनके बेनिफिट में लिया। रेगुलेटरी लैप्सेस, जो आरबीआई, सैबी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर थे वो इसमें फेल हो गए। उन्होंने एक भी बार मतलब अर्ली वार्निंग सिग्नल दे देते तो शायद कुछ अच्छा हो जाता। इससे इम्पैक्ट क्या हुआ, सिस्टमैटिक रिस्क, फाइनेंशियल सेक्टर को बहुत ज़्यादा रिस्क हुआ। गवर्नमेंट ने फिर बाद में इंटरवीन किया था और एक नया बोर्ड बनाया था उदय कोटक के अंदर, ताकि इसको उभार सके। और फिर उसमें क्या हुआ कि इनके पूरे बोर्ड को रिस्ट्रक्चर किया, इनके एसेट को बेच के लोगों के लोन चुकाए। और लीगल प्रोसीडिंग, फिर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर लॉन्च्ड, इन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की इनके खिलाफ, और बहुत सारे जैसे रवि पार्थशास्त्र और जो की एग्जीक्यूटिव थे उन्हें अरेस्ट भी किया। कॉन्फिडेंस जो था शेयर होल्डर्स का वो तो गिर गया। अब क्या क्या की लेसन हमने इसमें सीखे, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या सीखा, रिस्क मैनेजमेंट में, यहाँ आप रोक के वीडियो पढ़ लीजिएगा। देन आ जाता है येस बैंक क्राइसिस। येस बैंक को 2004 में राणा कपूर और अशोक कपूर ने फाउंड किया था। इसने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ग्रोथ स्ट्रैटेजी में इन्होंने अडॉप्ट की, और इनका बस ये एम था कि बहुत जल्दी से बेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक ये बन जाए। इन्होंने क्या किया, बहुत मतलब पैसे लेंड बहुत ज़्यादा किए, उधार पे दिए, और वो भी हाई रिस्क एरिया में, जैसे रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया। और जो इन्होंने लोन दिया था वो नॉन क्रेडिट वर्थ बोरोवर्ड को दिया था, मतलब उनकी क्रेडिट वर्थनेस थी नहीं, बहुत ही रिस्की वो लोगों को दिया था, तो उन्होंने लोन वापस ही नहीं किया, जिसकी वजह से वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया। और इंटरनल कंट्रोल इनका बहुत ही वीक था, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इनफेक्टिव था। बाद में लिक्विडिटी क्राइसिस हो गए 2020 में। क्या हुआ कि अगर कॉर्पोरेट फेलियर देखें हम, तो इन्होंने लैंडिंग बहुत ज़्यादा ये कर रहे थे, रिस्क इन्होंने मैनेज नहीं किया था, जो बोर्ड लेवल थे वो कभी फेल हो गए थे डिसीजन मेकिंग में, और जो भी रेड फ्लैग्स थे मतलब ऑडिटर से या रेगुलेटर से जो भी वार्निंग थी वो इन्होंने इग्नोर कर दी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, राणा कपूर जो था उससे ये माना गया कि वो ना फेवरेटिज्म करता था, मतलब उन्हीं लोगों को लोन देता था जो उनके जान पहचान वाले थे। और कॉन्फ्लिक्टेड ट्रांजेक्शन, ऑडिट एंड रेगुलेटरी लैप्सेस, मतलब जो एक्सटर्नल ऑडिटर था वो देख ही नहीं पाया कि इनकी जो एसेट की क्वालिटी है वो कितनी ख़राब है, और जो आरबीआई है उसने भी बहुत ही लेट पे रिस्पॉन्स किया। आफ्टरमैथ क्या हुआ कि रेजिग्नेशन दे दिया गया राणा कपूर ने, फिर गवर्नमेंट ने बेल आउट किया, मतलब फिर इसको रेस्क्यू किया, और एसबीआई ने इसमें रेस्क्यू में हेल्प की थी। फिर गवर्नेंस रिफॉर्म, मतलब बोर्ड को रीस्ट्रक्चर किया, इंडिपेंडेंस लेके आए बोर्ड में, ओवरसाइट बढ़ाया, रिस्क मैनेजमेंट कंप्लाइंस को बढ़ाया, और मार्केट कॉन्फिडेंस को भी वापस लाने की कोशिश की। देन उसके बाद आता आईसीआईसी बैंक कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्राइसिस 2018 में हुआ था ये। इसका जो स्कैंडल में था वो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अनएथिकल लेंडिंग और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। चंदा कोचर जो थी वो सीईओ थी आईसीआईसी बैंक की, और उन्होंने लोन जो था वो सेंक्शन किया था 3,250 करोड़ का वीडियोकॉन ग्रुप को, और वीडियोकॉन ग्रुप जो था उसने वो पैसे उनके हस्बैंड को दिए थे, दीपक कोचर को, मतलब उनके हस्बैंड की कंपनी में डाल दिया था। तो कैसे ये सब स्टार्ट हुआ, 2012 में आईसीआईसी बैंक ने 3,250 करोड़ का लोन जो था वो वीडियोकॉन ग्रुप को दिया, जो कि वेणुगोपालन धोत ने लिया था। फिर वेणुगोपालन धोत ने क्या किया, 64 करोड़ की इन्वेस्टमेंट न्यू पावर रिन्यूएबल में कर दी, जो कंपनी दीपक कोचर के चंदा कोचर के हस्बैंड दीपक कोचर की थी। बाद में क्या हुआ कि इसकी वजह से सस्पिशियस रेज हुआ, लोगों ने इंक्वायरी की मांग की, और बाद में पता चला कि ये सब घोटाला चल रहा था। अब गवर्नेंस फेलियर क्या थे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेसर डिस्क्लोजर। दीपक कोचर ने बताया नहीं कि उनका पर्सनल टाई अप है इस किसी ट्रांजेक्शन में, और उन्होंने अपने आप को मतलब इस लोन के थ्रू अपने आप को ही रेस्क्यू किया था। वीक ओवरसाइट बाय द बोर्ड, जो अर्ली इन्वेस्टिगेशन हुई थी ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, तो बोर्ड ने चंदा कोचर का ही सपोर्ट किया था, और ये नहीं किया कि देख ले कि अगर लोग कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है तो कुछ देख ले, नहीं किया, बस चंदा कोचर का सपोर्ट कर दिया कि चंदा कोचर ठीक है। देन क्राइसिस, रिस्क मैनेजमेंट एंड लैंडिंग, आईसीसी ने जो
जो आईसीसी थी उसने एक इतनी फाइनेंशियली वीक कंपनी को लोन, इतना बड़ा लोन क्यों दिया? मतलब ये सोचने वाली बात है, किसी ने ये बात सोची नहीं, रिस्क इवोल्यूशन भी नहीं किया कि अभी अभी स्टैब्लिश हुई कंपनी है, उसे क्यों हम इतना लोन दें। देन फेलियर ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, जो एक्सटर्नल ऑडिटर था वो भी ये देख नहीं पाया कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन था। इवन जो सैबी और आरबीआई था जिसका काम था ओवरसी बॉडिंग थी, वो रेगुलेटरी बॉडी थी, वो भी स्कैम को पकड़ नहीं पाई। देन एथिकल लीडरशिप एंड विसल ब्लोइंग, अगर कोचेस के बिहेवियर को पुअर एथिकल, जो कोचर का बिहेवियर था उसने रिफ्लेक्ट किया कि पुअर एथिकल स्टैंडर्ड, मतलब अगर उसके पास थोड़े भी एथिकल स्टैंडर्ड होते तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में क्यों इन्वॉल्व होती। और जो इंटरनल रिपोर्टिंग थी उसकी बहुत ज़्यादा कमी थी क्योंकि विसल ब्लोइंग था ही नहीं। कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, चंदा कोचर को रेजिग्नेशन देना पड़ा और उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बैठी। रेपुटेशन डैमेज, आईसीसी बैंक की जो पब्लिक इमेज थी वो गिर गई, शेयर वैल्यूज़ गिर गई और स्टेक होल्डर्स का कॉन्फिडेंस भी गया। फिर लीगल रेगुलेटरी एक्शन एफआईआर फाइल हुई कोचर के अगेंस्ट में, उसके हस्बैंड के और दोता के अकाउंट में, और चार्जेस लगे क्रिमिनल कंस्पिरेंसी के, करप्शन और फ्रॉड के। फिर गवर्नेंस रिफॉर्म किए गए आईसीआईसी में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हटाने के लिए, इंटरनल कंट्रोल को इंप्रूव करने के लिए। देन कॉमन गवर्नेंस प्रॉब्लम क्या थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, डिस्क्लोजर नहीं था। हाँ, ये आ जाता है आपका नेक्स्ट टॉपिक और अदर लास्ट टॉपिक कि कॉमन गवर्नेंस प्रॉब्लम इन कॉर्पोरेट फेलियर कौन कौन सी थी। इसके बाद आपका पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। पहला था लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, मतलब लोग बताते नहीं थे, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, गलत रिपोर्ट दे दी, वही सब इश्यूज इसमें है। इसमें मैंने एग्जांपल भी लिखे हैं तो आप इसे देख सकते हैं अच्छे से। वीक बोर्ड ओवरसाइट, जो बोर्ड था वो ध्यान ही नहीं दे रहा था, इग्नोर कर रहा था रिस्क एग्जीक्यूटिव एक्शंस को, और इंडिपेंडेंट भी नहीं था बोर्ड। रिस्क मैनेजमेंट इन शॉर्ट कम, एडिकेट रिस्क मैनेजमेंट, कोई फैसिलिटी ही नहीं थी, और जो रिस्क एक्सपोजर था उसे कंट्रोल करने का भी कोई मैकेनिज्म नहीं था। वीक इंटरनल कंट्रोल, मतलब इंटरनल ऑडिट बिल्कुल ख़राब था, इवन जो अर्ली सिग्नल दिए जा रहे थे वो भी इग्नोर कर देता था। रेगुलेटरी एंड कंप्लाइंस फेलियर, मतलब जो आरबीआई वगैरह था वो बहुत ही वीक था चीज़ें देखने में, और जो रूल्स थे वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे थे ढंग से। एथिकल फेलियर, जो मैनेजमेंट मिसकंडक्ट, मतलब जो मैनेजमेंट था, जो लीडर्स थे, टॉप लीडर्स, वो अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे थे और अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा था तो उसे बता भी नहीं रहे थे। पुअर गवर्नेंस कल्चर एंड लीडरशिप, एथिकल कल्चर था नहीं, जैसे रिस्की बिहेवियर को इंकरेज किया जा रहा था, और विसल ब्लोइंग फ्रेमवर्क भी नहीं था। इसी के साथ आपका पूरा सिलेबस हो जाता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।